अध्याय 521। बर्फ की तरह पतला। जंगल एक शक्ति से विकृत हो गया था जिसने उसे दिन से रात में बदल दिया था। हवा में गोल्डन सन परिवार के मुखिया और घास टोपी वाले एल्डर के शरीर संघर्ष कर रहे थे। शू शू, दो ब्लेड खामोशी से उनके शरीरों में घुस गए। गोल्डन सन परिवार के मुखिया के पास बचने का कोई समय नहीं था। उसका जीवन बल नष्ट हो गया। गोल्डन सन परिवार के मुखिया ने अपना सिर उठाया और एल्डर हत्या की आकृति को देखने में कामयाब रहा। धप, वह खून के एक पोखर में गिर गया। उसकी आंखें डर और अनिच्छा से भरी थीं। कोई भी इस तरह कैसे मरना चाहेगा। दूसरी ओर घास टोपी वाला एल्डर आधा इंच तक किनारे हटने में कामयाब रहा, लेकिन ब्लेड फिर भी उसके दिल को खरोंच गया। हत्या के मार्ग में एक सार्वभौम। तुम सार्वभौम हत्या हो। घास टोपी वाले एल्डर ने खून खांसा। वह केवल अपना सिर उठा सकता था और मुकुट पहने आकृति को देख सकता था। दूसरी ओर नकुल शॉ अचल खड़ा था क्योंकि उसने अपने दिल में सदमे को दबा दिया था। यह एक सार्वभौम की शक्ति है। ऐसा नहीं था कि नकुल शॉ ने पहले कभी सार्वभौम को नहीं देखा था। उसने उगता ड्रैगन नीलामी में एक सार्वभौम को देखा था और लौह रक्त संप्रदाय कुलपति भी एक था। हालांकि ये पहली बार था जब उसने एक सार्वभौम की वास्तविक शक्ति का गवाह बना। गोल्डन सन परिवार का मुखिया निश्चित रूप से आधा कदम मूल कोर क्षेत्र के बराबर है और घास टोपी वाला एल्डर और भी मजबूत है। सामान्य परिस्थितियों में मुझे भी इन दोनों से बचना मुश्किल होगा। नकुल शॉ का दिल लंबे समय तक शांत नहीं हुआ। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह मूल कोर क्षेत्र के नीचे बेजोड़ था और मूल कोर क्षेत्र में एक विशेषज्ञ के साथ कुछ वार लड़ने में सक्षम होना चाहिए। अब ऐसा लगा कि उसका अनुमान बहुत गलत था। एल्डर हत्या एक सामान्य सार्वभौम नहीं है। वह हत्या के मार्ग में माहिर है और उसने कई सार्वभौमों को मार डाला है। उसकी सबसे शानदार उपलब्धि तलवार संत पल्लव की हत्या करने में लगभग सफल होना था। कंकाल डिवीजन लीडर की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी। हत्या का मार्ग। नकुल शॉ का दिल उछल पड़ा। कोई आश्चर्य नहीं कि गोल्डन सन परिवार का मुखिया अपनी नेत्र रक्त रेखा से भी एल्डर हत्या को महसूस नहीं कर सका। गोल्डन सन परिवार के वे दोनों सार्वभौम ने उन्हें मूली की तरह काटा और वे बचने में असमर्थ थे। एल्डर हत्या, मैंने नहीं सोचा होगा कि तुमने पहले ही अपनी शक्ति वापस पा ली है। तुम इन दो झींगों को खत्म करने में काफी कुशल हो, नकुल शॉ ने लापरवाही से कहा और बिल्कुल भी हैरान नहीं लगा। दो झींगे। काले कपड़े पहने महिला का चेहरा ये सुनकर सिहर गया। जिन पर हमला किया गया उनमें से एक सबसे मजबूत नेत्र रक्तरेखा परिवार का मुखिया था और दूसरा एक एल्डर जिसकी शक्ति सामान्य आधा कदम मूल कोर क्षेत्र से आगे निकल गई थी। हालांकि नकुल शॉ ने जो कहा वह इतना लापरवाही से कहा। अगर वह उन दोनों का सामना कर रहा होता तो वह शायद खरगोश से भी तेज भाग जाता। डिवीजन लीडर अरूप, अगर तुम अपनी सारी शक्ति वापस पा लेते और लोगों को नियंत्रित करने के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा तकनीकों का उपयोग करते तो हमारी शक्ति बराबर होती। एल्डर हत्या को नकुल शॉ के शब्द अजीब नहीं लगे। डिवीजन लीडर अरूप, तुम। घास टोपी वाले एल्डर का दिल कांप गया और उसका चेहरा लाचारी, कड़वाहट और अफसोस से भर गया। अगर उन्हें पहले से पता होता कि उनका लक्ष्य एक डिवीजन लीडर था तो वे 100 हिम्मत होने पर भी उस पर हमला करने की कोशिश नहीं करते। धप, घास टोपी वाला एल्डर अब और सह नहीं पाया और मर गया। हालांकि एल्डर हत्या का हमला सीधे घास टोपी वाले एल्डर के दिल पर नहीं लगा, फिर भी एक सार्वभौम के लिए एक आधा कदम मूल कोर क्षेत्र को एक ही वार में मारना आसान था। बस कुछ ही सांसों में गोल्डन सन परिवार के मुखिया और घास टोपी वाला एल्डर दोनों खून के पोखरों में गिर गए थे। न तो काले कपड़े पहने महिला और न ही नकुल शॉ ने देखा था कि एल्डर हत्या ने उन्हें कैसे मारा। अंधेरी रात फीकी पड़ गई, केवल एल्डर हत्या को पीछे छोड़ गई। डिवीजन लीडर अरूप, तुमने गोल्डन सन परिवार को कैसे नाराज किया? मैंने सुना है कि तुम उत्तरी महाद्वीप के एक हिस्से के लिए जिम्मेदार थे। एल्डर हत्या नकुल शॉ के बगल में उतरा और इतनी करीब की दूरी ने नकुल शॉ के दिल को ठंडा कर दिया। उसकी वर्तमान स्थिति एक तंग रस्सी पर चलने जैसी थी। हालांकि नकुल शॉ ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि उसका पीछा करने वाला व्यक्ति एक सार्वभौम हो सकता है। उसने एल्डर हत्या होने की उम्मीद नहीं की थी, जो हत्या के मार्ग में माहिर था, और कोई ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ नकुल शॉ को कोई उम्मीद नहीं हो सकती थी। इस स्थिति में नकुल शॉ को शांत रहना पड़ा, नहीं तो वह खुद को प्रकट कर देता। उसी समय उसने कंकाल डिवीजन लीडर से कहा कि कोई यादृच्छिक हलचल न करे या वह उसे तुरंत मार डालेगा। कंकाल डिवीजन लीडर आज्ञाकारी था। वह जानता था कि नकुल शॉ उसे एल्डर हत्या के नकुल शॉ को मारने से तेज मार सकता है। उत्तरी महाद्वीप में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। नकुल शॉ ने कड़वाहट से आह भरी और कुछ जानकारी बताई जो कंकाल डिवीजन लीडर ने प्रदान की थी।
मध्य महाद्वीप जिस दबाव का सामना कर रहा है वह और भी बड़ा है। एल्दा हत्या ने अपना सिर हिलाया। नकुल शॉ को एल्दा हत्या से भी कुछ जानकारी मिली। मध्य महाद्वीप स्कारलेट मून संप्रदाय की योजना में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था और इसके अधिकांश विशेषज्ञ यहीं थे। सब कुछ एक विशाल शक्ति पवित्र गठबंधन से निपटने के लिए किया गया था। ओह हाँ, आसपास एक और डिवीजन लीडर है। क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? इसके अलावा कुलपति भी मध्य महाद्वीप में है और जल्द ही एकांतवास से बाहर निकल जाएगा। जो एल्दा हत्या ने कहा उससे नकुल शॉ का दिल उछल पड़ा। वह अनजाने में स्कारलेट मून संप्रदाय के केंद्रीय मुख्यालय में कदम रख चुका था। ये जानकर कि स्कारलेट मून संप्रदाय का कुलपति भी मध्य महाद्वीप में था, नकुल शॉ को तुरंत भाग जाने की इच्छा हुई, लेकिन वह जानता था कि वह घबरा नहीं सकता। मैं वास्तव में कुलपति से मिलना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं पहले उत्तरी महाद्वीप में मुसीबत का ध्यान नहीं रखता तो परिणाम अकल्पनीय होगा। इसके अलावा मुझे अपनी शक्ति जल्दी वापस पाने की जरूरत है। नकुल शॉ ने लाचारी से कहा क्योंकि एल्दा हत्या के सभी सुझाव अस्वीकार कर दिए गए थे। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए पहले समग्र स्थिति को रखना गलत नहीं है। एल्दा हत्या ने नकुल शॉ को मजबूर नहीं किया। उसके बाद दोनों आकृतियों ने जंगल में रहस्य का आदान प्रदान किया। इस प्रक्रिया में नकुल शॉ बर्फ पर चल रहा था। अगर ये तथ्य नहीं होता कि उसके पास जेड ड्रैगन संरक्षण था तो उसने इस योजना को इतनी आसानी से आजमाने की कोशिश नहीं की होती। गोल्डन सन पवित्र शहर में बाद के परिणाम। आधा महीने बाद गोल्डन सन पवित्र शहर एक अकथनीय रूप से शक्तिशाली आभा गोल्डन सन पवित्र शहर में उड़ गई। वहां कौन है? गार्डों ने आसमान से उतरते हुए एक चमकती रोशनी को देखा। चमकती रोशनी दुनिया में एकमात्र चीज लगती थी। नकुल शॉ कहाँ है? नया आने वाला एक काले बालों वाला युवक था जिसकी आंखें तारों जैसी थीं। युवक की हर क्रिया और हलचल में एक शक्तिशाली इरादा था जो दूसरों को उसे देखने में अक्षम बना देता था। नकुल शॉ। गोल्डन सन पवित्र शहर में कई विशेषज्ञ हैरान थे। नए आने वाले की आभा अत्यंत शक्तिशाली थी और उसमें एक आत्मविश्वास था जो सब कुछ नष्ट करता हुआ लगता था। ये वह है, रूपेश। किसी ने चौंक कर युवक की पहचान कर ली और गोल्डन सन पवित्र शहर में अफरा-तफरी मच गई। ये वह है, महाद्वीप का दूसरा लॉर्ड प्रोडिजी। हमने अभी आधा महीने पहले उस दुष्स्वप्न को भेजा है और एक और प्रकट हुआ है। गोल्डन सन परिवार के सदस्य लाचार महसूस कर रहे थे। आधा महीने पहले नकुल शॉ ने उनसे महाद्वीप की सबसे मजबूत नेत्र रक्तरेखा का खिताब छीन लिया था। ये गोल्डन सन परिवार के लिए पहले से ही एक महत्वपूर्ण झटका था और अब नकुल शॉ के बराबर कोई प्रकट हुआ। प्रसिद्धि के मामले में रूपेश नकुल शॉ से आगे निकल गया। रूपेश, टी पार्टी पहले ही समाप्त हो चुकी है। गोल्डन सन पवित्र शहर के भीतर से एक थोड़ी गुस्से वाली आवाज आई। सोने के बाल और माथे पर तीसरी आंख वाला एक युवक हवा में प्रकट हुआ। ये त्रिनेत्र संत था। हारने के बाद उसका रवैया खराब था और किसी ने भी उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं की। 1 दर्जन से अधिक लोग पहले ही उसके द्वारा मारे जा चुके थे। इसलिए जिस दूसरे त्रिनेत्र संत प्रकट हुआ, हर कोई शांत हो गया। त्रिनेत्र संत ने रूपेश को कोई इज्जत नहीं दी। टी पार्टी में त्रिनेत्र संत का एकमात्र प्रतिद्वंद्वी रूपेश होना चाहिए था, लेकिन वह प्रकट भी नहीं हुआ। त्रिनेत्र संत की हार उसके पिता के अज्ञात ठिकाने के साथ मिलकर उसके गुस्से को संपीड़ित कर दिया था। तुम त्रिनेत्र संत हो? रूपेश की आंखें चमकी और वह इस युवक का नाम जानता हुआ लगा। त्रिनेत्र संत ने ठंडक से कराहते हुए कहा, रूपेश, टी पार्टी की चाय पहले ही ठंडी हो चुकी है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई आसानी से धमकाया जाने वाला व्यक्ति हूं? नकुल शॉ के बाद मुझे चुनौती देने आ रहे हो? नहीं, रूपेश ने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, सच्चा ड्रैगन टी पार्टी? मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं यहाँ नकुल शॉ के लिए आया हूँ। वह मेरा एकमात्र प्रतिद्वंद्वी है। ये सुनकर त्रिनेत्र संत, जो अभी शांत हुआ था, गुस्से से लगभग फट पड़ा। हास्यास्पद, अहंकारी। नकुल शॉ एक विनम्र रवैये के साथ सीखने आया था, जबकि रूपेश बस अहंकारी था। क्या कोई जानता है कि नकुल शॉ कहाँ गया? रूपेश ने लोगों पर एक नज़र डाली, लेकिन किसी ने भी उसे जवाब देने की हिम्मत नहीं की, कहीं उन्हें बाद में त्रिनेत्र संत द्वारा दंडित न किया जाए। रूपेश और नहीं रुका। वह मुड़ गया क्योंकि उसने खुद से फुसफुसाया, तो मैं छत्र महान देश जाऊंगा। अध्याय 522, सुरक्षित वापसी। ये देखकर कि उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा, रूपेश गोल्डन सन पवित्र शहर से चला गया। वह बस मुड़ा और चला गया। शहर के लोग हैरान थे। ऐसा लग रहा था जैसे रूपेश को टी पार्टी या यहाँ तक कि त्रिनेत्र संत में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुम बस ऐसे ही जाना चाहते हो?
त्रिनेत्र संत की आंखों में गुस्सा दिखाई दिया। कम आंका जाने की भावना ने उसके गुस्से को भड़का दिया। एक ठंडी फुफकार के साथ वह रूपेश का पीछा किया क्योंकि उसके शरीर से एक चमकती रोशनी निकल रही थी। तुम क्या कर रहे हो? रूपेश हवा में रुक गया और ठंडक से त्रिनेत्र संत की ओर देखा। रूपेश, हम अभी तक लड़े नहीं हैं, तुम और मैं। त्रिनेत्र संत के शरीर से सोने की रोशनी की एक किरण चमकी क्योंकि उसकी तीसरी आंख खुल गई। पारदर्शी सुनहरी आभा हवा के माध्यम से बह गई। आभा इतनी शक्तिशाली थी कि सामान्य अत्यधिक प्रोडिजी भी इसका सीधे सामना नहीं कर पाएंगे। तुम वास्तव में पवित्र सच्चे ड्रैगन समागम को 2 बार जीतने के लायक हो, लेकिन यह अब तुम्हारा युग नहीं है। इसके अलावा पिछले कई 100 वर्षों से गोल्डन सन परिवार को मेरे वरुण परिवार ने हराया है। रूपेश ने अफसोस से कहा। भोला लड़का, जब मैंने पवित्र सच्चे ड्रैगन समागम में सफाई कर दी थी, तब तुम अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि अपनी पैंट कैसे पहननी है। त्रिनेत्र संत गुस्सा होने के बजाय हंसा। हालांकि उसने पहले ही सुन रखा था कि रूपेश कितना अहंकारी था, फिर भी वास्तविकता ने उसे हैरान कर दिया। किसी को पता होना चाहिए कि त्रिनेत्र संत रूपेश से पहले 2 पवित्र सच्चे ड्रैगन समागम का विजेता था और उसे रूपेश का वरिष्ठ माना जा सकता था। उसकी खेती और ज्ञान दोनों रूपेश से ऊपर थे। तो लड़ते हैं, रूपेश ने तेज से कहा क्योंकि उसने लड़ाई के इरादे की एक लहर उत्सर्जित की। वह स्पष्ट रूप से त्रिनेत्र संत का नाम जानता था और वह जानता था कि बाद वाला उसका प्रतिद्वंद्वी होने के लायक था। मैं गोल्डन सन परिवार का गौरव वापस लूंगा। त्रिनेत्र संत की रक्तरेखा प्रज्वलित हो गई क्योंकि उसकी तीसरी आंख रूपेश पर लॉक हो गई। रूपेश का शरीर भारी हो गया क्योंकि अंतरिक्ष किसी तरह की शक्ति से प्रतिबंधित होता लगा। गोल्डन वॉर ड्रैगन सन पंजा। त्रिनेत्र संत का हाथ आगे बढ़ा, सोने से चमकता हुआ। अद्भुत पंजा अंतरिक्ष को कांपने पर मजबूर करता लगा और उसकी पवित्र नेत्र रक्तरेखा के प्रतिबंध के साथ मिलकर इसने एक उत्तम हमला बनाया। यहाँ तक कि एक चरम ट्रू लॉर्ड रैंक भी इस हमले से हिल जाएगा, इसका सीधे सामना करने में असमर्थ होगा। रूपेश अचल खड़ा रहा, चकमा देने का कोई संकेत नहीं दे रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह पवित्र नेत्र रक्तरेखा द्वारा लॉक हो गया था। तोड़ो। बिना किसी सोच के रूपेश ने बस अपनी हथेली को बाहर धकेल दिया। उसकी हथेली से शानदार रोशनी की एक चमक आई। ये दुनिया का केंद्र बनता लगा, जैसे कि यह अपने रास्ते में सब कुछ कुचलने में सक्षम था। अगर नकुल शॉ मौजूद होता तो वह हैरान रह जाता। रूपेश का इरादा एक सार्वभौम के समान लगता था। हालांकि रूपेश का इरादा उसके शरीर का प्रतिनिधित्व करता था, सरल और सीधा। बाम टिल्ड 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 दरार। एक जोरदार धमाका हुआ और गोल्डन सन पवित्र शहर के भीतर हर किसी ने रेत और धूल की एक लहर को उनकी ओर बहते हुए महसूस किया। धप धप धप। कुछ दर्शक टकराव से हवा के झोंके से उड़ गए और ट्रू स्पिरिट क्षेत्र के दर्शकों ने सांस रोक ली क्योंकि वे देखते रहे। हवा में त्रिनेत्र संत का सुनहरा पंजा तुरंत बिखर गया। वाह! त्रिनेत्र संत कुछ कदम पीछे हट गया और अविश्वास में खून का एक मुंह थूका। बेजोड़ युद्ध तकनीक। नहीं, तुम किसी विरासत के इरादे को विलय करते हुए लगे हो। त्रिनेत्र संत, अगर तुम अपनी सच्ची कौशल का उपयोग नहीं करते तो तुम्हें बाद में मौका नहीं मिलेगा। रूपेश मुस्कुराया। त्रिनेत्र संत ने एक गहरी सांस ली और गंभीर भाव व्यक्त किया। लड़ाई से पहले उसने सोचा था कि रूपेश नकुल शॉ से थोड़ा कमजोर होगा क्योंकि बाद वाले की तरह उसके पास राक्षसी रक्तरेखा नहीं थी, इसलिए उसकी जीतने की संभावना अधिक होनी चाहिए। केवल जब वे टकराए तब त्रिनेत्र संत ने वास्तव में समझा कि रूपेश और वरुण परिवार कितने भयानक थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पिता और पूर्वजों को वरुण परिवार द्वारा दबाया गया था। पवित्र सच्चे ड्रैगन समागम के दौरान नकुल शॉ भी रूपेश को हरा नहीं सका। त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश गोल्डन क्रो वर्ल्ड स्मूथिंग। त्रिनेत्र संत की तीसरी आंख सूरज की तरह थी क्योंकि उसने रोशनी की एक चमकदार किरण दी। वो टिल्ड एक जलने वाला सुनहरा कौवा आसमान के माध्यम से उड़ गया और अपने रास्ते में सब कुछ जला दिया। ये हमला हवा को ही जलाता लगा। इस समय त्रिनेत्र संत की त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश गुप्त तकनीक को अधिकतम तक धकेल दिया गया था, जो मानसिक ऊर्जा और भौतिक दुनिया दोनों को जला रहा था। हा, ऐसा लगता है। रूपेश हंसा क्योंकि उसने एक और हथेली बाहर धकेल दी। अतुलनीय, एक रहस्यमय हथेली जो ठंडक से सनसनाती थी, जमीन को निगलती लगी। बूम टिल्ड। ये हथेली स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई के साथ गूंजती थी क्योंकि इसने अपने रास्ते में खड़ी हर चीज को कुचल दिया। हे मेरे ईश्वर! गोल्डन सन पवित्र शहर के विशेषज्ञों ने अपनी सांस रोक ली क्योंकि उनके दिल उछल रहे थे। कई मील के भीतर सब कुछ हथेली से ढका हुआ था। यहाँ तक कि चांद और सितारे भी निगल लिए गए, अपनी रोशनी खो रहे थे।
त्रिनेत्र संत इस शक्ति की तुलना में असीम रूप से छोटा लगा। यहाँ तक कि उसके पिता और पहले एल्डर ने भी उसे ऐसा दबाव नहीं दिया था। हालांकि त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश कुछ भी विघटित कर सकता था, उसका हमला हावी बल की परतों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। जो और अधिक भयानक था वह यह था कि रूपेश की हथेली में एक शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा भी थी जिसने उसके त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश की मानसिक ऊर्जा फैलाव क्षमता को कुचल दिया। बाम टिल्ड टिल्ड। इस हथेली के सामने त्रिनेत्र संत को बाहर भेजे जाने से पहले 2 सांस से भी ज्यादा देर तक नहीं चला। तेंग सौ टिल्ड टिल्ड वाह। उसका शरीर हवा में कई बार पलट गया और उसने खून के मुंह थूके। उसके पूरे शरीर से आने वाला दर्द उसे लगभग पागल कर रहा था। ये ट्रू लॉर्ड रैंक में किसी की शक्ति कैसे हो सकती है? हालांकि उसकी खेती लगभग लेट स्टेज ट्रू लॉर्ड रैंक पर है, मूल कोर क्षेत्र के तहत कोई भी मानसिक ऊर्जा या इरादा उससे तुलना नहीं की जा सकती। त्रिनेत्र संत हैरान था। दोनों के बीच खेती में अंतर बड़ा नहीं था, लेकिन रूपेश के अतुलनीय ने उसके त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश को पूरी तरह से कुचल दिया। कई 100 गज पीछे हटने के बाद त्रिनेत्र संत अपने शरीर को स्थिर करने में कामयाब रहा। उसका चेहरा पीला सफ़ेद था और यहाँ तक कि उसकी पवित्र नेत्र रक्तरेखा भी किसी तरह के मानसिक ऊर्जा हमले का सामना करती लगी। तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो, तब भी जब तुम अपने चरम पर थे, रूपेश ने धीरे से कहा। यह स्पष्ट था कि उसने देखा था कि त्रिनेत्र संत की रक्तरेखा शक्ति थोड़ी घायल थी। आखिरकार उसने आधा महीने पहले नकुल शॉ से लड़ाई की थी और उसकी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई थीं। क्या तुमने पहले ही पौराणिक बेजोड़ स्वर्ग युद्ध रक्तरेखा खोल ली है? त्रिनेत्र संत ने एक गहरी सांस ली। बेजोड़ स्वर्ग युद्ध रक्तरेखा? मैं केवल मुझसे मजबूत विरोधियों से लड़कर उस रक्तरेखा को प्रज्वलित कर सकता हूँ। तुम योग्य नहीं हो। रूपेश मुस्कुराया और उड़ गया। त्रिनेत्र संत का दिल कांप गया क्योंकि उसकी अपमान और गुस्सा गायब हो गया। रूपेश ने उसे पूरी तरह से कुचल दिया था। वह निष्पक्ष और ईमानदारी से हार गया। रूपेश और नकुल शॉ के बीच अंतर यह था कि रूपेश सीधा था और खिलवाड़ नहीं करता था, जबकि नकुल शॉ का भी अत्यधिक लाभ था, वह एक विनम्र रवैये के साथ आया था। उन दोनों में से त्रिनेत्र संत रूपेश की अधिक प्रशंसा करता था। नकुल शॉ बस एक बुरा चोर था। त्रिनेत्र संत के विचार। गोल्डन सन पवित्र शहर। हर किसी ने रूपेश को अपनी आंखों से भेज दिया। उनके दिल शांत नहीं हो पाए। इस समय हर किसी ने कुछ समझा। त्रिनेत्र संत का युग वास्तव में खत्म हो गया था। ये युग 2 लॉर्ड प्रोडिजी का था। रूपेश निश्चित रूप से नकुल शॉ को ढूंढने गया है। ये 2 लॉर्ड प्रोडिजी दर्जनों पीढ़ियों के शिखर पर खड़े हैं, लेकिन सच्चा राजा कौन है? उनके चेहरों पर उत्साह और अपेक्षा दिखाई दी। लविश, मैंने नहीं सोचा था कि नीली फूल महाद्वीप में ऐसे भयानक प्रतिभाशाली हैं। यहाँ तक कि थरी सेंट पैलेस के शीर्ष ट्रू ड्रैगन प्रतिभाशाली भी केवल उसी स्तर पर हैं। मोटी भौहों वाला एक युवक त्रिनेत्र संत के बगल में प्रकट हुआ। त्रिनेत्र संत ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी चुप्पी का मतलब था कि वह सहमत था। अगर मैं उन दोनों को थरी सेंट पैलेस को सिफारिश करने में सक्षम होता हूं, तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। मोटी भौहों वाले युवक ने जारी रखा। वह उत्साहित लग रहा था। उन्हें थरी सेंट पैलेस को सिफारिश करें? असंभव, त्रिनेत्र संत ने चौंक कर कहा। लविश, ये हमारे लिए एक महान मौका है। अगर संप्रदाय हमें इनाम देता है तो हमें सफलता हासिल करने का मौका मिल सकता है। मोटी भौहों वाला युवक असंतुष्ट था। सबसे पहले, रूपेश निश्चित रूप से थरी सेंट पैलेस में शामिल नहीं होगा। वरुण परिवार का बाहरी दुनिया में एक बड़ा पृष्ठभूमि है और उनके प्रतिभाशाली में से किसी को भी थरी सेंट पैलेस में कभी नहीं भेजा गया है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो रूपेश नकुल शॉ को चुनौती देने की जल्दी में है क्योंकि वह जल्द ही नीली फूल महाद्वीप छोड़ देगा और एक रहस्यमय शक्ति में जाएगा जो थरी सेंट पैलेस से भी ज्यादा मजबूत हो सकती है। त्रिनेत्र संत ने समझाया। तो ऐसी बात है। युवक हैरान नहीं था। आखिरकार दुनिया बहुत बड़ी थी और नीली फूल महाद्वीप बस एक धब्बा था। लेकिन नकुल शॉ के पास निश्चित रूप से ऐसी पृष्ठभूमि नहीं है। मोटी भौहों वाले युवक के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। तुम यह नहीं कर सकते। अगर वह लड़का थरी सेंट पैलेस में शामिल होता है तो मेरा चेहरा कहाँ जाएगा? त्रिनेत्र संत लगभग फट पड़ा। अगर नकुल शॉ थरी सेंट पैलेस में शामिल होता है तो उसकी पवित्र नेत्र रक्तरेखा कुछ भी नहीं होगी। अगर नकुल शॉ शामिल होता है तो सब कुछ गायब हो जाएगा। नकुल शॉ की घर वापसी। कई महीनों बाद छत्र महान देश लौह रक्त संप्रदाय का मुख्यालय। क्यों? बिजली की एक चाप उतरी। मैं आखिरकार वापस आ गया हूँ। ये व्यक्ति एक नीले बालों वाला युवक था जिसने एक सांस छोड़ी, ये सोचते हुए कि उसने इतनी करीब की दूरी पर स्कारलेट मून संप्रदाय के एक एल्डर से बात की थी। वह अभी भी भाग्यशाली महसूस कर रहा था।
सौभाग्य से उसने चारों ओर जांच की और कोई संकेत नहीं मिला कि उसका पीछा किया जा रहा था। अब जब वह लौह रक्त संप्रदाय के मुख्य मुख्यालय में वापस आ गया था तो वह सुरक्षित महसूस कर रहा था। आखिरकार यहाँ एक सार्वभौम था। शो कोटेड टेक्स्ट, अध्याय 523, सार्वभौम का प्रश्न। ये देखकर कि उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा, रूपेश गोल्डन सन पवित्र शहर से चला गया। वह बस मुड़ा और चला गया। शहर के लोग हैरान थे। ऐसा लग रहा था जैसे रूपेश को टी पार्टी या यहाँ तक कि त्रिनेत्र संत में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुम बस ऐसे ही जाना चाहते हो। त्रिनेत्र संत की आंखों में गुस्सा दिखाई दिया। कम आंका जाने की भावना ने उसके गुस्से को भड़का दिया। एक ठंडी फुफकार के साथ वह रूपेश का पीछा किया क्योंकि उसके शरीर से एक चमकती रोशनी निकल रही थी। तुम क्या कर रहे हो? रूपेश हवा में रुक गया और ठंडक से त्रिनेत्र संत की ओर देखा। रूपेश, हम अभी तक लड़े नहीं हैं, तुम और मैं। त्रिनेत्र संत के शरीर से सोने की रोशनी की एक किरण चमकी क्योंकि उसकी तीसरी आंख खुल गई। पारदर्शी सुनहरी आभा हवा के माध्यम से बह गई। आभा इतनी शक्तिशाली थी कि सामान्य अत्यधिक प्रोडिजी भी इसका सीधे सामना नहीं कर पाएंगे। तुम वास्तव में पवित्र सच्चे ड्रैगन समागम को 2 बार जीतने के लायक हो, लेकिन यह अब तुम्हारा युग नहीं है। इसके अलावा पिछले कई 100 वर्षों से गोल्डन सन परिवार को मेरे वरुण परिवार ने हराया है। रूपेश ने अफसोस से कहा। भोला लड़का, जब मैंने पवित्र सच्चे ड्रैगन समागम में सफाई कर दी थी तब तुम अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि अपनी पैंट कैसे पहननी है। त्रिनेत्र संत गुस्सा होने के बजाय हंसा। हालांकि उसने पहले ही सुन रखा था कि रूपेश कितना अहंकारी था, फिर भी वास्तविकता ने उसे हैरान कर दिया। किसी को पता होना चाहिए कि त्रिनेत्र संत रूपेश से पहले 2 पवित्र सच्चे ड्रैगन समागम का विजेता था और उसे रूपेश का वरिष्ठ माना जा सकता था। उसकी खेती और ज्ञान दोनों रूपेश से ऊपर थे। तो लड़ते हैं, रूपेश ने तेज से कहा क्योंकि उसने लड़ाई के इरादे की एक लहर उत्सर्जित की। वह स्पष्ट रूप से त्रिनेत्र संत का नाम जानता था और वह जानता था कि बाद वाला उसका प्रतिद्वंद्वी होने के लायक था। मैं गोल्डन सन परिवार का गौरव वापस लूंगा। त्रिनेत्र संत की रक्तरेखा प्रज्वलित हो गई क्योंकि उसकी तीसरी आंख रूपेश पर लॉक हो गई। रूपेश का शरीर भारी हो गया क्योंकि अंतरिक्ष किसी तरह की शक्ति से प्रतिबंधित होता लगा। गोल्डन वॉर ड्रैगन सन पंजा। त्रिनेत्र संत का हाथ आगे बढ़ा, सोने से चमकता हुआ। अद्भुत पंजा अंतरिक्ष को कांपने पर मजबूर करता लगा और उसकी पवित्र नेत्र रक्तरेखा के प्रतिबंध के साथ मिलकर इसने एक उत्तम हमला बनाया। यहाँ तक कि एक चरम ट्रू लॉर्ड रैंक भी इस हमले से हिल जाएगा, इसका सीधे सामना करने में असमर्थ होगा। रूपेश अचल खड़ा रहा, चकमा देने का कोई संकेत नहीं दे रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह पवित्र नेत्र रक्तरेखा द्वारा लॉक हो गया था। तोड़ो। बिना किसी सोच के रूपेश ने बस अपनी हथेली को बाहर धकेल दिया। उसकी हथेली से शानदार रोशनी की एक चमक आए। ये दुनिया का केंद्र बनता लगा, जैसे कि यह अपने रास्ते में सब कुछ कुचलने में सक्षम है। अगर नकुल शॉ मौजूद होता तो वह हैरान रह जाता। रूपेश का इरादा एक सार्वभौम के समान लगता था। हालांकि रूपेश का इरादा उसके शरीर का प्रतिनिधित्व करता था, सरल और सीधा। बाम टिल्ड 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 दरार। एक जोरदार धमाका हुआ और गोल्डन सन पवित्र शहर के भीतर हर किसी ने रेत और धूल की एक लहर को उनकी ओर बहते हुए महसूस किया। धप धप धप। कुछ दर्शक टकराव से हवा के झोंके से उड़ गए और ट्रू स्पिरिट क्षेत्र के दर्शकों ने सांस रोक ली क्योंकि वे देखते रहे। हवा में त्रिनेत्र संत का सुनहरा पंजा तुरंत बिखर गया। वाह! त्रिनेत्र संत कुछ कदम पीछे हट गया और अविश्वास में खून का एक मुंह थूका। बेजोड़ युद्ध तकनीक। नहीं, तुम किसी विरासत के इरादे को विलय करते हुए लगे हो। त्रिनेत्र संत, अगर तुम अपनी सच्ची कौशल का उपयोग नहीं करते तो तुम्हें बाद में मौका नहीं मिलेगा। रूपेश मुस्कुराया। त्रिनेत्र संत ने एक गहरी सांस ली और गंभीर भाव व्यक्त किया। लड़ाई से पहले उसने सोचा था कि रूपेश नकुल शॉ से थोड़ा कमजोर होगा क्योंकि बाद वाले की तरह उसके पास राक्षसी रक्तरेखा नहीं थी, इसलिए उसकी जीतने की संभावना अधिक होनी चाहिए। केवल जब वे टकराए तब त्रिनेत्र संत ने वास्तव में समझा कि रूपेश और वरुण परिवार कितने भयानक थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पिता और पूर्वजों को वरुण परिवार द्वारा दबाया गया था। पवित्र सच्चे ड्रैगन समागम के दौरान नकुल शॉ भी रूपेश को हरा नहीं सका। त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश गोल्डन क्रो वर्ल्ड स्मूथिंग। त्रिनेत्र संत की तीसरी आंख सूरज की तरह थी क्योंकि उसने रोशनी की एक चमकदार किरण दी। वो टिल्ड एक जलने वाला सुनहरा कौवा आसमान के माध्यम से उड़ गया और अपने रास्ते में सब कुछ जला दिया। ये हमला हवा को ही जलाता लगा। इस समय त्रिनेत्र संत की त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश गुप्त तकनीक को अधिकतम तक धकेल दिया गया था, जो मानसिक ऊर्जा और भौतिक दुनिया दोनों को जला रहा था।
हा हा हा, ऐसा लगता है। रूपेश हंसा क्योंकि उसने एक और हथेली बाहर धकेल दी। अतुलनीय, एक रहस्यमय हथेली जो ठंडक से सनसनाती थी, जमीन को निगलती लगी। बूम टिल्डर टिल्डर टिल्डर, ये हथेली स्वर पृथ्वी युआन क्यूई के साथ गूंजती थी क्योंकि इसने अपने रास्ते में खड़ी हर चीज को कुचल दिया। हे मेरे ईश्वर! गोल्डन सन पवित्र शहर के विशेषज्ञों ने अपनी सांस रोक ली क्योंकि उनके दिल उछल रहे थे। कई मील के भीतर सब कुछ हथेली से ढका हुआ था। यहाँ तक कि चांद और सितारे भी निगल लिए गए, अपनी रोशनी खो रहे थे। त्रिनेत्र संत इस शक्ति की तुलना में असीम रूप से छोटा लगा। यहाँ तक कि उसके पिता और पहले एल्डर ने भी उसे ऐसा दबाव नहीं दिया था। हालांकि त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश कुछ भी विघटित कर सकता था, उसका हमला हावी बल की परतों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। जो और अधिक भयानक था वह यह था कि रूपेश की हथेली में एक शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा भी थी जिसने उसके त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश की मानसिक ऊर्जा फैलाव क्षमता को कुचल दिया। बाम टिल्डर टिल्डर, इस हथेली के सामने त्रिनेत्र संत को बाहर भेजे जाने से पहले 2 सांस से भी ज्यादा देर तक नहीं चला। तेंग सौ टिल्डर टिल्डर, वाह! उसका शरीर हवा में कई बार पलट गया और उसने खून के मुंह थूके। उसके पूरे शरीर से आने वाला दर्द उसे लगभग पागल कर रहा था। ये ट्रू लॉर्ड रैंक में किसी की शक्ति कैसे हो सकती है? हालांकि उसकी खेती लगभग लेट स्टेज ट्रू लॉर्ड रैंक पर है, मूल कोर क्षेत्र के तहत कोई भी मानसिक ऊर्जा या इरादा उससे तुलना नहीं की जा सकती। त्रिनेत्र संत हैरान था। दोनों के बीच खेती में अंतर बड़ा नहीं था, लेकिन रूपेश के अतुलनीय ने उसके त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश को पूरी तरह से कुचल दिया। कई 100 गज पीछे हटने के बाद त्रिनेत्र संत अपने शरीर को स्थिर करने में कामयाब रहा। उसका चेहरा पीला सफेद था और यहाँ तक कि उसकी पवित्र नेत्र रक्तरेखा भी किसी तरह के मानसिक ऊर्जा हमले का सामना करती लगी। तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो, तब भी जब तुम अपने चरम पर थे, रूपेश ने धीरे से कहा। यह स्पष्ट था कि उसने देखा था कि त्रिनेत्र संत की रक्तरेखा शक्ति थोड़ी घायल थी। आखिरकार उसने आधा महीने पहले नकुल शॉ से लड़ाई की थी और उसकी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई थीं। क्या तुमने पहले ही पौराणिक बेजोड़ स्वर्ग युद्ध रक्तरेखा खोल ली है? त्रिनेत्र संत ने एक गहरी सांस ली। बेजोड़ स्वर्ग युद्ध रक्तरेखा, मैं केवल मुझसे मजबूत विरोधियों से लड़कर उस रक्तरेखा को प्रज्वलित कर सकता हूँ। तुम योग्य नहीं हो। रूपेश मुस्कुराया और उड़ गया। त्रिनेत्र संत का दिल कांप गया क्योंकि उसकी अपमान और गुस्सा गायब हो गया। रूपेश ने उसे पूरी तरह से कुचल दिया था। वह निष्पक्ष और ईमानदारी से हार गया। रूपेश और नकुल शॉ के बीच अंतर यह था कि रूपेश सीधा था और खिलवाड़ नहीं करता था, जबकि नकुल शॉ का भी अत्यधिक लाभ था, वह एक विनम्र रवैये के साथ आया था। उन दोनों में से त्रिनेत्र संत रूपेश की अधिक प्रशंसा करता था। नकुल शॉ बस एक बुरा चोर था। नकुल शॉ से सार्वभौम का सवाल। नकुल शॉ राजकुमार प्रदीप और छत्र महान देश के अन्य लोगों से पहले ही पहुंच चुका था। रूपक और नेहा अभी तक वापस नहीं आए थे। जैसे ही नकुल शॉ उतरा, उपकुलपति जसवंत बाहर आए। ती पार्टी कैसी रही? जसवंत ने पूछा। नकुल शॉ को त्रिनेत्र संत से निपटने में मदद करने के लिए जसवंत ने गोल्डन सन परिवार की पवित्र नेत्र रक्तरेखा का एक सारांश दिया था। बुरी नहीं। नकुल शॉ के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी क्योंकि उसने ती पार्टी में जो हुआ उसके बारे में बात की। सुनकर जसवंत बहुत खुश हुए। मैंने नहीं सोचा था कि महाद्वीप की सबसे मजबूत नेत्र रक्तरेखा का खिताब तुम्हारी वजह से बदल जाएगा। नकुल शॉ को अचानक याद आया कि गोल्डन सन परिवार के मुखिया और उनके पहले एल्डर ने उसका पीछा किया था और एल्डर हत्या द्वारा मारे गए थे। क्या मुझे ये जसवंत को बताना चाहिए? जैसे ही नकुल शॉ झिझक रहा था, उनके कानों के पास एक आवाज आई, नकुल शॉ। जसवंत, कुलपति होंग। नकुल शॉ का दिल उछल पड़ा। वह लगभग भूल गया था कि लौह रक्त संप्रदाय का सच्चा शासक कौन था। थोड़ी देर बाद नकुल शॉ और जसवंत भूमिगत महल में कुलपति होंग से मिले। कुलपति होंग का चेहरा लाल था और उनकी आभा अकथनीय थी। उनकी हर क्रिया और हलचल स्वर पृथ्वी युआन क्यूई के साथ गूंजती लगी और उनका इरादा एक ट्रू लॉर्ड रैंक से कई गुना मजबूत था। नकुल शॉ, मैंने नहीं सोचा था कि तुम त्रिनेत्र संत को हरा सकते थे और महाद्वीप की सबसे मजबूत नेत्र रक्तरेखा का खिताब ले सकते थे। कुलपति होंग ने प्रशंसा की। कुलपति और उपकुलपति नकुल शॉ से अत्यंत संतुष्ट थे। ये कहा जा सकता है कि जो युवक उनके सामने खड़ा था वह महाद्वीप में सबसे प्रतिभाशाली नेत्र रक्तरेखा प्रतिभाशाली था। यहाँ तक कि 10 प्रमुख शक्तियाँ भी ऐसे प्रोडिजी को बढ़ाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगी। कुलपति होंग, क्या आपको कुछ और चाहिए? नकुल शॉ ने कुलपति होंग का निरीक्षण किया और पाया कि उनकी चोटें ज्यादातर ठीक हो गई थीं। एक बार जब ये सार्वभौम फिर से प्रकट हुआ तो छत्र महान देश में कोई अन्य आवाज नहीं होगी।
मेरी 70-80% शक्ति वापस आ गई है और मैं कुछ महीनों में पवित्र गठबंधन जाऊंगा। क्या तुमने पिछली बार जो मैंने कहा था उसके बारे में सोचा है? कुलपति हॉन्ग ने मुस्कुराया और पूछा। पिछली बार जो उन्होंने कहा था? नकुल शॉ को जल्द ही याद आया कि वह क्या था। नकुल शॉ, थरी सेंट पैलेस में शामिल होना तुम्हारे और लौह रक्त संप्रदाय दोनों के लिए लाभकारी होगा। तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि नीली फूल महाद्वीप सहित आसपास के द्वीप थरी सेंट पैलेस द्वारा शासित हैं। जसवंत ने चेतावनी दी। ये सुनकर नकुल शॉ झिझकने और संघर्ष करने लगा। कुलपति हॉन्ग और जसवंत ने एक दूसरे को देखा। नकुल शॉ, क्या तुम्हारे पास कुछ है जो तुम कह नहीं सकते? कुलपति हॉन्ग ने पूछा। नकुल शॉ ने तब उन्हें माधुरी के साथ स्थिति के बारे में बताया। नकुल शॉ का स्पष्टीकरण सुनने के बाद कुलपति हॉन्ग और जसवंत दोनों समझ गए। माधुरी नकुल शॉ की मंगेतर थी, इसलिए यह उचित था कि वह भविष्य में स्काई सेंट की विरासत को ढूंढने की कोशिश करेगा। यह नकुल शॉ रिश्तों को बहुत महत्व देता है। कुलपति हॉन्ग और जसवंत ने एक दूसरे को देखा और आह भरी। वास्तव में एक और कारण था कि नकुल शॉ थरी सेंट पैलेस में शामिल होने का फैसला नहीं कर सका, और वह तनुश्री शॉ और बैंगनी संत खंडहर की वजह से था। इसके अलावा वह 8 महान भगवान आंखें में रुचि रखता था जिसके बारे में ऋषि ने उससे बात की थी। उन सब का मतलब था कि नकुल शॉ किसी भी शक्ति द्वारा प्रतिबंधित नहीं हो सकता था। नकुल शॉ, हम तुम्हारे फैसले में दखल नहीं देंगे, लेकिन तुम्हें इस जगह को छोड़ने और बाहरी दुनिया में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त मजबूत होना चाहिए। तुम्हें जाने से कम आधा कदम मूल कोर क्षेत्र तक पहुंचने की जरूरत है। कुलपति हॉन्ग ने कहा, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। नकुल शॉ ने कृतज्ञता से उनका धन्यवाद किया। वे दोनों नहीं चाहते थे कि नकुल शॉ बाहर अपनी सुरक्षा को जोखिम में डाले। ये बेहतर होगा अगर वह 2 सितारा थरी सेंट पैलेस में रहे। हालांकि उन्होंने नकुल शॉ के फैसले का सम्मान किया। एक लॉर्ड प्रोडिजी जो दर्जनों पीढ़ियों के प्रतिभाशाली को पार कर गया, वह हर किसी से अलग हो सकता है। आगे कुलपति हॉन्ग ने नकुल शॉ को कुछ सामान्य ज्ञान सिखाया। सिद्धांत में एक ट्रू लॉर्ड रैंक महासागर को पार करने और बाहरी दुनिया में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त है। ये सबसे कम आवश्यकता है। कुलपति हॉन्ग रुके। ट्रू लॉर्ड रैंक। नकुल शॉ का दिल हिल गया। छत्र महान देश में ट्रू लॉर्ड रैंक की केवल एक छोटी संख्या थी, और एक मजबूत देश में केवल 1 या 2 थे। इसका ये भी मतलब था कि यहाँ के कई प्राणी प्रतिबंधित थे। इसके अलावा ट्रू लॉर्ड रैंक सिर्फ न्यूनतम आवश्यकता थी। बाहर जाते समय एक सामान्य ट्रू लॉर्ड रैंक को जिन खतरों का सामना करना पड़ता है, वे काफ़ी उच्च होते हैं। आमतौर पर केवल आधा कदम मूल कोर क्षेत्र तक पहुंचने से ही जोखिम थोड़ा कम होगा। सार्वभौम बाहरी दुनिया में काफ़ी दुर्लभ होते हैं और सुरक्षित रूप से घूम सकते हैं। कुलपति हॉन्ग ने समझाया। वास्तव में सार्वभौम अक्सर अन्य द्वीपों की यात्रा करते थे, लेकिन ट्रू लॉर्ड रैंक वाले तब तक नहीं करते थे जब तक कि उन्हें एक सार्वभौम द्वारा नेतृत्व नहीं किया जाता था। उदाहरण के लिए, कुलपति हॉन्ग कभी कभी अन्य आसपास के द्वीपों पर जाते थे जब वह अपने चरम पर थे। कुलपति हॉन्ग की शक्ति में वापसी। 3 दिन बाद कुलपति हॉन्ग ने अपनी मूल कोर क्षेत्र की खेती से दुनिया को हैरान कर दिया। आधा महीने के भीतर खबर ने छत्र महान देश के पूरे उच्च पद को स्तब्ध कर दिया था। एक निश्चित दिन पर कुलपति हॉन्ग शाही लोगों को एक व्यक्तिगत यात्रा देने भी गए। शाही लोग शांत थे और उन्हें अब कोई आपत्ति नहीं थी। आज से कुलपति हॉन्ग देश के महाड्यूक होंगे। लौह रक्त संप्रदाय देश का धर्म होगा। लौह रक्त संप्रदाय का दुश्मन होने का मतलब शाही लोगों का दुश्मन बनना होगा। सम्राट ने लाचारी से यह फैसला किया। एक बार जब एक सार्वभौम प्रकट हुआ, तो छत्र महान देश की 8 शक्तियों की अपनी कोई आवाज नहीं थी। बिना किसी संदेह के लौह रक्त संप्रदाय देश की शीर्ष शक्ति बन गया था। कुलपति हॉन्ग के प्रकट हुए बिना भी नकुल शॉ और जसवंत शाही लोगों को दबाने के लिए पर्याप्त थे। एक सार्वभौम के साथ लौह रक्त संप्रदाय एक सितारा संप्रदाय होने से दूर नहीं था, उन्हें बस कुछ अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता थी। नकुल शॉ को हालांकि इस सब की परवाह नहीं थी। वह 10 दिन पहले ही कुछ खेती करने की जगहें ढूंढने के लिए मुख्य मुख्यालय छोड़ चुका था। रूपेश का आगमन। आधा महीने बाद कुलपति हॉन्ग के दुनिया में फिर से प्रकट होने के बाद रोशनी की एक चमकदार किरण आसमान से उतरी। एक शक्तिशाली आभा इसके साथ थी, जिससे लौह रक्त संप्रदाय का मुख्य मुख्यालय घबरा गया। यहाँ तक कि उपकुलपति जसवंत ने भी दबाव महसूस किया। वहाँ कौन है? लौह रक्त संप्रदाय के विशेषज्ञों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक गठन में आ गए क्योंकि उन्होंने हवा में काले बालों वाले युवक को ठंडक से देखा। रूपेश, रूपक और कुछ अन्य लोगों ने उसे पहचाना और समझाया।
काले बालों वाला युवक रूपेश था, जो गोल्डन सन पवित्र शहर से पूरा रास्ता आया था। क्या नकुल शॉ यहाँ है? रूपेश ने लापरवाही से भीड़ को स्कैन किया, और हर किसी ने जिसने उसे देखा उसे लगा जैसे उनके दिल पर चोट लगी हो। यहाँ तक कि जसवंत जैसा मजबूत व्यक्ति भी रूपेश की नज़र का सीधे सामना करने में अक्षम था। ये रूपेश उम्मीद से कहीं ज़्यादा मजबूत है। जसवंत हैरान था। रूपेश, तुम सही समय पर नहीं आए। उपकुलपति नकुल 10 दिन पहले चले गए। जाहिर है वह खेती करने के लिए एक शांत जगह ढूंढने गए थे। रूपक ने कहा, वह कब वापस आएगा? रूपेश ने थोड़ी देर के लिए लौह रक्त संप्रदाय में रहने का फैसला किया। अगर उसने यह मौका खो दिया तो उसे नकुल शॉ से फिर कभी लड़ने का मौका नहीं मिल सकता है। रूपेश, तुम जहूर के बेटे हो। रूपेश के दिमाग में एक पुरानी आवाज आई। सार्वभौम। रूपेश का भाव जम गया क्योंकि उसने एक गहरी आवाज में कहा, ये कनिष्ठ वरिष्ठ हॉर्न को प्रणाम करता है। नीली फूल महाद्वीप में सार्वभौमों की एक सीमित संख्या थी और वे सभी एक दूसरे को जानते थे। ये देखकर कि यहाँ एक सार्वभौम था, रूपेश की क्रियाएं और अधिक सम्मानजनक हो गईं और वह चुपचाप इंतजार करने लगा। सार्वभौम आपस में बात करते हैं। भूमिगत महल में। भाई हॉर्न, ऐसा लगता है कि रूपेश अच्छे इरादों के साथ नहीं आया है। पूरे महाद्वीप में शायद केवल वही नकुल शॉ की स्थिति को हिला सकता है। ये लड़ाई महाद्वीप में नंबर 1 प्रतिभाशाली का फैसला करेगी। जसवंत ने चिंतित लहजे में कहा। कुलपति हॉर्न ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। रूपेश के पिता सार्वभौमों में भी अत्यंत मजबूत हैं, और यहाँ तक कि थरी सेंट पैलेस भी वरुण परिवार की पृष्ठभूमि से सतर्क है। भाई हॉर्न, आपको क्या लगता है कि रूपेश और नकुल शॉ के बीच कौन जीतेगा? जसवंत ने महत्वपूर्ण सवाल पूछा। अगर रूपेश ने अपनी बेजोड़ स्वर्ग युद्ध रक्तरेखा को प्रज्वलित नहीं किया है तो नकुल शॉ के खिलाफ उसके जीतने की केवल 40% संभावना है। आखिरकार नकुल शॉ की आत्मा और नेत्र रक्तरेखा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। लेकिन अगर रूपेश ने पौराणिक बेजोड़ स्वर्ग युद्ध रक्तरेखा को प्रज्वलित किया है तो उसके जीतने की संभावना 50-60% तक पहुंच जाएगी। कुलपति हॉर्न ने जवाब दिया। एक सार्वभौम होने के नाते कुलपति हॉर्न की इंद्रियां अत्यंत तेज थीं। अगर ऐसा नहीं होता तो वह पहली बार जब वे मिले थे तो नकुल शॉ को बर्फ आत्मा की गेंद और डाकायपूर्ण पृष्ठ देने के लिए उपयुक्त नहीं मानते। दाव सार्वभौम बयुन प्रकट होते हैं। पलक झपकते ही 1 दर्जन से अधिक दिन बीत गए। हे कुलपति हॉर्न, बहुत समय हो गया। मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक होगे। एक सफ़ेद कपड़े पहने बूढ़ा दाववादी नीचे उतरा। जैसे ही वह उतरा, स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई रुक गया, फिर एक धारा की तरह उसकी ओर बहने लगा। केवल ट्रू मिस्टिक रैन क्या उससे ऊपर वाले ही इस सूक्ष्म परिवर्तन को महसूस कर सकते थे। लौह रक्त संप्रदाय के मुख्यालय के भीतर एक अतिथि कक्ष में एक और सार्वभौम। रूपेश का भाव बदल गया। हा, दाव सार्वभौम बयुन, हम कई 100 वर्षों से नहीं मिले हैं और तुम्हारे पास यहाँ आने का समय है। एक लाल बालों वाला एल्डर बाहर चमका और सफ़ेद कपड़े पहने बूढ़े दाववादी का अभिवादन किया। वह कुलपति हॉर्न थे। ये दाव सार्वभौम बयुन पवित्र सच्चे ड्रैगन समागम में प्रकट हुए थे। दाव सार्वभौम बयुन, स्वर्गीय युआन कबीले के महाएल्डर। केवल जसवंत जैसे लोगों की एक छोटी संख्या ने दाव सार्वभौम बयुन की पहचान को पहचाना। जल्द ही दाव सार्वभौम बयुन, कुलपति हॉर्न और उपकुलपति जसवंत एक हॉल में एक साथ बैठ गए। दाव सार्वभौम बयुन, तुम शायद केवल इसलिए लौह रक्त संप्रदाय में नहीं आई क्योंकि यह रास्ते में था, है ना? कुलपति हॉर्न की आंखें चमकीं। वे दोनों एक दूसरे को जानते थे क्योंकि वे दोनों सार्वभौम थे, लेकिन वे एक दूसरे से बहुत परिचित नहीं थे। मैं इस बार नकुल शॉ से मिलने आया हूँ। दाव सार्वभौम बयुन सीधे बात पर आए। नकुल शॉ से मिलना। कुलपति हॉर्न और उपकुलपति जसवंत ने एक दूसरे को देखा। एक और रूपेश उसी कारण से आया था और अभी भी नहीं गया था। जसवंत ने इसके बारे में सोचा और जल्द ही दाव सार्वभौम बयुन का इरादा जान गया। जैसा कि अपेक्षित था, मेरी शिष्या तनुश्री शॉ और नकुल शॉ एक साथ अज्ञात विरासत में गए थे। दाव सार्वभौम बयुन ने जल्द ही अपना इरादा समझाया। यह अपेक्षाओं के भीतर था। वह व्यक्तिगत रूप से तनुश्री शॉ के ठिकाने के साथ साथ उसकी स्थिति के बारे में नकुल शॉ से सवाल करना चाहता था। उद्धरण चिन्ह ... नकुल शॉ सुरक्षित वापस आ गया, लेकिन मेरी शिष्या से अभी भी कोई खबर नहीं है। हालांकि गौरव कुछ खबर वापस लाया, मुझे अभी भी कुछ सवाल हैं। दाव सार्वभौम बयुन की आवाज़ ठंडी होने लगी और उनकी शक्तिशाली आध्यात्मिक इंद्रिय लौह रक्त संप्रदाय के मुख्यालय में फैलने लगी। अध्याय 524, लंबी एकांतवास।
कुछ ही सांसों के बाद दाओ सार्वभौम बैयुन की आध्यात्मिक इंद्रिय द्वारा लौह रक्त संप्रदाय के पूरे मुख्य मुख्यालय को स्कैन कर लिया गया था। मुख्य मुख्यालय के भीतर लौह रक्त संप्रदाय के सभी सदस्यों ने एक शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा को उनके ऊपर से गुजरते हुए महसूस किया और दबाव ने उन्हें सांस लेने में असमर्थ बना दिया। ये दाओ सार्वभौम बैयुन अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किए बिना नकुल शॉ का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, अन्यथा कुछ कमजोर ट्रू स्पिरिट क्षेत्र के कल्टीवेटर खून खांस रहे होते। वरिष्ठ, नकुल शॉ वास्तव में यहाँ नहीं है। वह कुछ समय पहले बाहर चला गया है और कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया है। जसवंत ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उसे अभी भी छोटी चोर बिल्ली की नकुल शॉ के कंधे पर बैठकर सिक्के पलटते हुए छोड़कर जाने का दृश्य याद था। हालांकि ये स्पष्ट था कि दाओ सार्वभौम बैयुन ने वास्तव में उस पर विश्वास नहीं किया, अन्यथा वह पूरे मुख्यालय में अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय नहीं फैलाते। दाओ सार्वभौम बैयुन के पीछे स्वर्गीय युआन कबीला है, जो महाद्वीप पर 10 सबसे मजबूत शक्तियों में से एक है। जसवंत को नकुल शॉ के लिए पसीना आया। दाओ सार्वभौम बैयुन का दर्जा सार्वभौमों के बीच भी उच्च था और वह अत्यंत जानकार थे। कुलपति होंग शायद तब भी मुकाबला नहीं कर पाते जब वह अपने चरम पर थे, अकेले अब की बात ही क्या है जब वह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। उसके ऊपर 10 सबसे मजबूत शक्तियों में से एक और एक सितारा कबीला होने के नाते स्वर्गीय युआन कबीले की शक्ति लौह रक्त संप्रदाय से कहीं आगे निकल गई। वह लड़का वास्तव में यहाँ नहीं है। दाओ सार्वभौम बैयुन ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय वापस ले ली और कुलपति होंग के प्रति थोड़ा क्षमा प्रार्थी थे। उनकी क्रियाएं अभी अभी अनादरपूर्ण थीं, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया क्योंकि वह कुलपति होंग से सतर्क थे। अपनी खोज में भले ही उन्हें अपना लक्ष्य नहीं मिला, लेकिन उन्हें अत्यधिक प्रोडिजी रूपेश मिल गया। रूपेश, तुम भी यहाँ हो। दाओ सार्वभौम बैयुन के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह विनम्र थे। श्वा, रूपेश कमरे में कदम रखा। उसकी गति और इरादा सामान्य आधा कदम मूल कोर क्षेत्र से आगे निकल गया। हे, तो तुम भी नकुल शॉ को ढूंढने आए हो। जब उन्हें उनका जवाब मिला तो दाओ सार्वभौम बैयुन हैरान थे। ये सही है, लेकिन मैं बहुत देर तक नहीं रुक सकता, रूपेश ने जवाब दिया। दाओ सार्वभौम बैयुन मदद नहीं कर सके, लेकिन सोचा, रूपेश के पिता जहूर सार्वभौमों के बीच सबसे मजबूत में से एक हैं और उनकी पृष्ठभूमि सरल नहीं है। रूपेश के लिए अपनी प्रतिभा के साथ थरी सेंट पैलेस में प्रवेश करना अत्यंत आसान था। वह 10 साल पहले शामिल हो सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। नकुल शॉ का एकांतवास। पलक झपकते ही और कई महीने बीत गए। छत्र महान देश, अनुप्रस्थ जल क्षेत्र, हरे घास और एक धारा से घिरे एक ऊंचे धुंधले पहाड़ के ऊपर एक नीले बालों वाला युवक बैठा था। उसके चारों ओर की धुंध बिजली से चमकती थी और एक चाकू जैसी तेजस्विता के साथ घूमती थी। युवक बिल्कुल भी नहीं हिला क्योंकि बिजली की चाप उसके चारों ओर चमकती थी। करीब से देखने पर इन बिजली की चाप में एक हल्की बैंगनी आभा थी जिसने मूल आसमानी रंग का 10वां हिस्सा ले लिया था। ये हल्की बैंगनी आभा एक विनाशकारी भावना देती थी और उनकी सिर्फ एक झलक ही कई मील के भीतर किसी भी चीज को असुविधाजनक और घबराया हुआ महसूस कराती थी, ठीक वैसे ही जैसे जानवर सहज रूप से कुछ महसूस करेंगे अगर कोई आपदा आने वाली हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, बैंगनी आभा की झलक आसमानी बिजली में विलय हो गई। वॉन टिल्ड नीले बालों वाले युवक की हथेली पर बिजली की एक गेंद बन गई। कोर में एक हल्का बैंगनी रंग था। उस पल में आसमानी बिजली की गेंद की आभा शक्ति में दोगुनी हो गई और हालांकि यह शांत दिखती थी, इसके चारों ओर का अंतरिक्ष मुड़ता लगा। इससे निकलने वाली अराजक और विनाशकारी आभा ने 10 मील के भीतर सब कुछ मृत शांत कर दिया। म्याओ म्याओ, युवक के कंधे पर एक छोटी चांदी ग्रे बिल्ली प्रकट हुई जो आभा से जाग गई थी। ये बैंगनी बिजली अत्यंत मजबूत है। आसमानी बिजली की समान मात्रा की तुलना में ये दर्जनों गुना अधिक मजबूत थी। नकुल शॉ की आंखें उत्साह से चमकीं। विंड लाइटनिंग स्टोन टैबलेट की नकुल शॉ की समझ समय बीतने के साथ बढ़ रही थी। आमतौर पर इस बैंगनी रंग की बिजली को समझने के लिए आधा कदम मूल कोर क्षेत्र की खेती की आवश्यकता होती थी, लेकिन नकुल शॉ की मानसिक ऊर्जा का स्रोत इतना मजबूत था कि उसने ट्रू लॉर्ड रैंक तक पहुंचने से पहले ही इसे समझने की कोशिश की। अब नकुल शॉ की आत्मा की शक्ति एक सार्वभौम के तुलनीय थी और उसकी मानसिक ऊर्जा आधा कदम मूल कोर क्षेत्र में किसी के बराबर थी। पिछले कुछ महीनों में बैंगनी रंग की बिजली की उसकी समझ में बहुत प्रगति हुई थी। वॉन टिल्ड बिजली की गेंद का कोर हल्का बैंगनी था जबकि बाहरी परत आसमानी थी। दो रंग धीरे धीरे विलय होना शुरू हो गए और कोर में बैंगनी रंग के साथ बिजली की गेंद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। नकुल शॉ के चेहरे पर संतुष्टि की एक मुस्कान दिखाई दी।
किसी को पता होना चाहिए कि नकुल शॉ ने त्रिनेत्र संत के खिलाफ सच्ची बैंगनी रंग की बिजली का उपयोग भी नहीं किया था, उसने इसका उपयोग केवल नेत्र रक्तरेखा तकनीकों से बचने के लिए किया था। पहले की तुलना में नकुल शॉ की बैंगनी बिजली शक्ति में दोगुनी हो गई थी और इसे आसमानी बिजली के साथ विलय किया जा सकता था, जिससे उसे बेहतर नियंत्रण मिला। शू टिल्ड टिल्ड टिल्ड। नकुल शॉ ने अपना हाथ हिलाया और गेंद के बीच में बैंगनी आभा तुरंत गायब हो गई। कुलपति हॉर्न के बाहर आने के बाद से मैं 2 महीने से अधिक समय से खेती कर रहा हूँ। मुझे आश्चर्य है कि छत्र महान देश में स्थिति कैसी है। नकुल शॉ को उपकुलपति के रूप में अपना कर्तव्य याद आया। मियाओ मियाओ। छोटी चोर बिल्ली उसके कंधे पर खड़ी हुई और हवा में कुछ पुराने कांस्य सिक्के फेंके। फिर उसने अपना सिर हिलाया। तुम चाहते हो कि मैं खेती जारी रखूं? नकुल शॉ रुका। वह इस बार छोटी चोर बिल्ली की वजह से बाहर गया था। उसने खतरे और दुर्भाग्य से बचने की छोटी चोर बिल्ली की क्षमता पर विश्वास किया। अगर वह लौह रक्त संप्रदाय में वापस होता जहां उसे भाग लेने की आवश्यकता वाली बहुत सारी समस्याएं थीं, तो उसकी खेती की प्रगति अब जितनी अच्छी नहीं होगी। इसलिए नकुल शॉ ने इस बार छोटी चोर बिल्ली की बात सुनी। लौह रक्त संप्रदाय की रक्षा करने वाले कुलपति हॉर्न एक सार्वभौम के साथ मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। नकुल शॉ ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले कुछ दिनों के लिए उसने अपनी विंड लाइटनिंग विरासत को कुछ वास्तविक युद्ध तकनीकों में शामिल करने का परीक्षण करना शुरू कर दिया। 10 दिन बाद नकुल शॉ को विंड लाइटनिंग विरासत के मामले में एक रुकावट मिली। मियाओ मियाओ। छोटी चोर बिल्ली ने अपने सिक्के फेंके और एक बार फिर अपना सिर हिलाया। ठीक है, उसने दिशा बदल दी और अपनी चेतना को आइस इंपीरियल भाला में विलय कर दिया। इस बार उसने अपनी रक्तरेखा शक्ति और आइस इंपीरियल भाला की सामग्री को समझने पर ध्यान केंद्रित किया। 1 महीने बाद नकुल शॉ ने एक लंबी सांस छोड़ी। जब उसने इस बार अपनी आंखें खोलीं, तो उनसे एक शक्तिशाली विश्वास चमक रहा था। ये पहली बार था जब नकुल शॉ वास्तव में 3 या 4 महीने तक सीधे एकांतवास में प्रवेश किया था। मैं इतने लंबे समय तक एकांतवास में कभी नहीं रहा। नकुल शॉ ने अतीत के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसने समेकित क्षेत्र के दूसरे रैंक से 7वें रैंक तक खेती करने में आधा साल भी नहीं लिया था। मियाओ मियाओ। छोटी चोर बिल्ली ने अपने पुराने सिक्के फेंके और फिर भी नकुल शॉ को लौह रक्त संप्रदाय में वापस न आने की सिफारिश की। मैं हर पहलू में रुकावटों तक पहुंच गया हूं। अगर मैं एकांतवास में रहता हूं तो कोई प्रभाव नहीं होगा। नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया। ये सबसे लंबा समय था जो उसने कभी एकांतवास में बिताया था। विंड लाइटनिंग स्टोन टैबलेट, आइस इंपीरियल भाला और उसकी नेत्र रक्तरेखा सभी रुकावटों तक पहुंच गए थे जिन्हें वह कम समय में तोड़ नहीं पाएगा। चलो चलते हैं। बिजली की एक परत ने नकुल शॉ को ढक लिया क्योंकि वह हवा के माध्यम से चमका। सार्वभौम एकत्रित होते हैं। कई दिनों बाद लौह रक्त संप्रदाय का मुख्यालय। बादलों से एक आसमानी बैंगनी आकृति चमक गई, एक विनाशकारी आभा के साथ महान हॉल के सामने उतर गई। हालांकि जिस दूसरे वह पहुंचा, नकुल शॉ कुछ गलत महसूस कर सकता था और उसका दिल अचानक अत्यंत बेचैन महसूस हुआ। नकुल शॉ, अगर तुम जल्द ही वापस नहीं आते तो मैं चला जाता। लड़ाई के इरादे से भरी एक आवाज दूसरे खंड से आई। नकुल शॉ ने उस दिशा की ओर देखा और एक काले बालों वाले युवक को एक हॉल के ऊपर बैठे हुए देखा। रूपेश। नकुल शॉ हैरान था। रूपेश यहाँ क्यों था? जैसे ही वह हैरान था, पास की स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई चलना शुरू कर दिया, एक शक्तिशाली आभा बना रही थी। नकुल शॉ, ये बूढ़ा कई महीनों से इंतजार कर रहा है। एक ठंडे इरादे वाली एक पुरानी आवाज एक इमारत के ऊपर से आई। श्वा। एक सफ़ेद कपड़े पहने एल्डर नकुल शॉ के सामने प्रकट हुए। सार्वभौम। नकुल शॉ का शरीर कड़ा हो गया। उसने महसूस किया कि हर क्रिया पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल थी। क्या मैं वरिष्ठ से पूछ सकता हूँ? नकुल शॉ ने महसूस किया कि यह सफ़ेद कपड़े पहने एल्डर परिचित था। मैं स्वर्गीय युआन कबीले का महा एल्डर और तनुश्री शॉ का गुरु हूँ। दाओ सार्वभौम बैयुन ने ठंडक से कराहते हुए कहा। तनुश्री शॉ का गुरु। दाओ सार्वभौम बैयुन। नकुल शॉ को आखिरकार एहसास हुआ कि दाओ सार्वभौम बैयुन क्यों आए थे। हालांकि इससे पहले कि नकुल शॉ कुछ और कह पाता, दाओ सार्वभौम बैयुन के बराबर की एक और शक्तिशाली बर्फीली ठंडी आभा प्रकट हुई। नकुल शॉ ने हिचकी ली और ऐसा लगा जैसे उसका रक्तरेखा जम गया हो। एक और सार्वभौम, ये कौन है? नकुल शॉ ने महसूस किया कि यह आभा भी परिचित थी। अपना सिर ऊपर उठाते हुए वह हैरान रह गया जो उसने देखा। बादलों में एक सुंदरता बर्फ का एक कर्मचारी पकड़े हुए थी। उसने एक मुकुट पहना हुआ था और वह बर्फ की देवी जैसी लग रही थी। रहस्यवादी बर्फ रानी।
नकुल शॉ ने एक ठंडी सांस ली क्योंकि उसने दूसरे सार्वभौम की पहचान को पहचाना। बर्फ का कर्मचारी पकड़े ये सुंदरता रहस्यवादी बर्फ महल की शासक थी और वह उत्तरी तारा स्टैंड में प्रकट हुई थी। नकुल शॉ की आंखों में भ्रम चमक गया। वह दाव सार्वभौम बैयुन के इरादों का अनुमान लगा सकता था, लेकिन केवल वही जो उसे और रहस्यवादी बर्फरानी दोनों से जुड़ा हुआ था, वह उसकी शिष्या देवी मोनिका थी। हालांकि नकुल शॉ और देवी मोनिका के बीच दुश्मनी छोटी पीढ़ी के क्षेत्र से संबंधित थी और यह वास्तव में इतनी बुरी नहीं थी, इसलिए इससे रहस्यवादी बर्फरानी व्यक्तिगत रूप से नहीं आ सकती थी। सौ उसके बाएं और दाएं एक पुरुष और एक महिला की आकृतियां प्रकट हुईं। यह एक सुनहरे बालों वाला युवक और एक सुंदरता थी। त्रिनेत्र संत, देवी मोनिका। नकुल शॉ की पुतलियां सिकुड़ गईं। त्रिनेत्र संत को देखने के बाद उसके अनुमान थे। नकुल शॉ, क्या मेरे पिता की मृत्यु किसी भी तरह से तुमसे संबंधित है? त्रिनेत्र संत की आवाज ठंडी और जोरदार थी। शो कोटेड टेक्स्ट, अध्याय 525, असली दोषी यहाँ है। इस समय नकुल शॉ के चारों ओर हर जगह दुश्मन थे और उनमें से कोई भी कमजोर नहीं था। उसके ऊपर रहस्यवादी बर्फरानी थी, जिसके बाएं और दाएं त्रिनेत्र संत और देवी मोनिका थे। उसके सामने स्वर्गीय युआन कबीले के महाएल्डर दाव सार्वभौम बैयुन थे। उसके पीछे रूपेश था, जो लड़ने के लिए इंतजार कर रहा था। इनमें से कोई भी व्यक्ति मेघ क्षेत्र में अफरा तफरी मचा सकता था। दाव सार्वभौम बैयुन और रहस्यवादी बर्फरानी दोनों महाद्वीप के शिखर पर खड़े थे। नकुल शॉ, तुमने किस तरह के लोगों को नाराज किया? कुलपति होंग और जसवंत को नकुल शॉ के लिए पसीना आ रहा था और उनकी आंखों में चिंता थी। इन सभी लोगों की एक ही समय पर अचानक उपस्थिति ने नकुल शॉ को क्षणिक रूप से स्तब्ध कर दिया। नकुल शॉ, क्या मेरे पिता की मृत्यु किसी भी तरह से तुमसे संबंधित है? त्रिनेत्र संत का सवाल अत्यंत अचानक था और इसमें घृणा और हत्या का इरादा शामिल था। उसकी तीसरी आंख जलती लगी क्योंकि यह सुनहरी रोशनी से चमकती थी। नकुल शॉ मदद नहीं कर सका लेकिन हैरान था। त्रिनेत्र संत के स्वर से ऐसा लगा जैसे उसे पहले से ही कुछ पता था जिसने उसे संदिग्ध बना दिया, अन्यथा वह सीधे इस तरह नकुल शॉ से सवाल करने नहीं आता। त्रिनेत्र संत, बिना किसी सबूत के लोगों पर यादृच्छिक रूप से आरोप मत लगाओ। रूपक चिल्लाया। जसवंत मुस्कुराया। त्रिनेत्र संत, छत्र महान देश को अभी तक तुम्हारे पिता की मृत्यु की खबर भी नहीं मिली है। यह नकुल शॉ से कैसे संबंधित होगा? ये सुनकर लौह रक्त संप्रदाय में कई लोग सहमत हुए। उनमें से ज्यादातर उलझन में थे। गोल्डन सन परिवार मध्य महाद्वीप में आधारित था और गोल्डन सन परिवार के मुखिया पुरानी पीढ़ी के एक विशेषज्ञ थे, जबकि नकुल शॉ एक जूनियर थे जो 20 साल के भी नहीं थे। दोनों में दुश्मनी की कोई बात नहीं होनी चाहिए। सबूत, कई लोगों ने मेरे पिता और पहले एल्डर को नकुल शॉ का पीछा करते हुए देखा। उसके बाद मेरे पिता और पहले एल्डर कभी वापस नहीं लौटे। त्रिनेत्र संत की तीसरी आंख नकुल शॉ पर लॉक हो गई। त्रिनेत्र संत, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे पिता मर गए हैं? कुलपति होंग ने सवाल किया। सबकी आंखें चमक उठीं। यह एक महत्वपूर्ण सवाल था। उस समय मेरी नेत्र रक्तरेखा असुविधाजनक हो गई। गोल्डन सन परिवार के रिकॉर्डों के अनुसार केवल वही जिसकी रक्तरेखा किसी और के साथ पवित्र नेत्र रक्तरेखा के साथ जुड़ी हुई है, जिसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा है, उसे यह भावना होगी। त्रिनेत्र संत का स्वर दुखद हो गया और भीड़ शांत हो गई। दाव सार्वभौम बैयुन, कुलपति होंग और कंपनी सभी अत्यंत जानकार थे और त्रिनेत्र संत की रक्तरेखा संवेदनाओं को महसूस कर सकते थे। पूर्व सबसे मजबूत नेत्र रक्तरेखा परिवार होने के नाते गोल्डन सन परिवार की रक्तरेखा अत्यंत प्रसिद्ध थी और ये भावना पहले एक या दो बार से अधिक प्रकट हुई थी। नकुल शॉ को त्रिनेत्र संत पर कोई संदेह नहीं था। उसकी भगवान की आध्यात्मिक आंख में अपनी क्षमताएं थीं और यह खतरे के प्रति अत्यंत संवेदनशील थी। इसके अलावा गोल्डन सन परिवार के मुखिया और त्रिनेत्र संत की पवित्र नेत्र रक्तरेखा सीधे संबंधित थीं। उस समय मुझे नकुल शॉ ने घायल कर दिया था और मैं उस संवेदना में आगे नहीं जा सका। लेकिन मेरे पिता के गायब होने के 1 महीने बाद और हर जगह खोज करने के बाद मुझे आखिरकार जंगल की गहराइयों में उनकी रक्तरेखा की अंतिम शेष आभा मिली। केवल गोल्डन सन परिवार का कोई व्यक्ति ही इसे महसूस कर पाता। त्रिनेत्र संत ने यहाँ तक बोलने के बाद एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं क्योंकि उसने नकुल शॉ को घूरना शुरू कर दिया, जैसे कि वह निश्चित था कि नकुल शॉ दोषी था। सब ने अविश्वास में एक दूसरे को देखा। सबसे पहले नकुल शॉ उपस्थित नहीं था और वह अपने साथियों के बिना चला गया। देवी मोनिका की आंखें ठंडक से रूपक और नेहा पर स्कैन हुईं और उनके दिल उछल पड़े। वास्तव में नकुल शॉ शहर को बहुत संदिग्ध रूप से छोड़ गया। दूसरे,
गवाह हैं जिन्होंने गोल्डन सन परिवार के मुखिया को नकुल शॉ का पीछा करते हुए देखा। देवी मोनिका ने अपना हाथ उठाया। श्वा श्वा 3 आकृतियां एक कोने से कूद गईं। वहां 2 पुरुष और 1 महिला थी। उनमें से एक ट्रू मिस्टिक रैंक तक पहुंच गया था और अन्य 2 ट्रू ह्यूमन रैंक पर थे। ये सही है, हमने परिवार के मुखिया और घास टोपी पहने एक एल्डर को नकुल शॉ का पीछा करते हुए देखा। तीनों ने पुष्टि की। तुरंत नकुल शॉ को संदिग्ध निगाहें मिलीं। ये सभी संकेत और सबूत संकेत करते थे कि गोल्डन सन परिवार के मुखिया की मृत्यु नकुल शॉ से जुड़ी हुई थी। नकुल शॉ, अगर तुम निर्दोष हो तो तुम इतनी संदिग्ध रूप से क्यों चले गए? तुमने अकेले क्या किया? उन दोनों के तुम्हारे पीछे आने के बाद क्या हुआ? देवी मोनिका ने दबाव डाला। नकुल शॉ भावहीन और शांत रहा। दाव सार्वभौम बैह्यून, तुम हमारे गवाह हो सकते हो। यह नकुल शॉ बहुत संदिग्ध है। अगर लौह रक्त संप्रदाय एक संतोषजनक जवाब नहीं देता है तो हम उसे पकड़ और सवाल कर सकते हैं। रहस्यवादी बर्फरानी ने दाव सार्वभौम बैह्यून की ओर मुस्कुराया। कुलपति होंग और जसवंत ने अपने दिलों में श्राप दिया। रहस्यवादी बर्फरानी बहुत चालाक थी। एक अकेला सार्वभौम नकुल शॉ को धमकी देने में सक्षम नहीं हो सकता था, लेकिन उसने दाव सार्वभौम बैह्यून से मदद मांगी। एक बार जब वे टीम बनाते तो कुलपति होंग भी नकुल शॉ को नहीं बचा पाते। कुलपति होंग, गोल्डन सन परिवार के मुखिया की मृत्यु और मेरी शिष्या के ठिकाने बहुत संदिग्ध हैं। मुझे लगता है कि आपको हमें सब कुछ समझाना चाहिए। दाव सार्वभौम बैह्यून ने तुरंत पक्ष नहीं चुना, इसके बजाय कुलपति होंग की ओर देखा। नकुल शॉ का दिल कांप गया। दाव सार्वभौम बैह्यून भी अच्छे नहीं थे। हालांकि उन्होंने तुरंत रहस्यवादी बर्फरानी के साथ टीम नहीं बनाई, वह लौह रक्त संप्रदाय पर दबाव डालने के लिए गति का उपयोग कर रहे थे। इस समय कुलपति होंग और जसवंत ने वास्तव में 2 सार्वभौमों द्वारा दबाव महसूस किया। लौह रक्त संप्रदाय अभी उठा था और यह पहले से ही खतरे का सामना कर रहा था। किसी को पता होना चाहिए कि रहस्यवादी बर्फ महल और स्वर्गीय युआन कबीला दोनों 10 महान शक्तियों के सदस्य थे। नकुल शॉ, मेरा मानना है कि तुम दोषी नहीं हो और ये तुमसे संबंधित नहीं है। अगर वे हमें परेशान करने पर तुले हुए हैं तो लौह रक्त संप्रदाय के सदस्य किसी के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। कुलपति होंग की नज़र नकुल शॉ की ओर घूम गई। ये स्पष्ट था कि 2 सार्वभौमों के स्पष्टीकरण चाहने के अलावा कुलपति होंग भी जवाब जानना चाहते थे। ये सही है, हमें विश्वास है कि उपकुलपति नकुल दोषी नहीं हैं। लौह रक्त संप्रदाय में हर कोई समर्थक था। हर किसी ने अपने उपकुलपति पर विश्वास किया। इन आवाज़ों ने नकुल शॉ को गर्म महसूस कराया। हालांकि वह इसके बजाय मुस्कुराया। आप सभी को कैसे पता चला कि मैं दोषी नहीं हूं? ये सुनकर हर कोई शांत हो गया। कुलपति होंग, जसवंत, रूपक और कंपनी सभी रुके। नकुल शॉ ने इसे नकारा नहीं। आपको मेरी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। गोल्डन सन परिवार के मुखिया की मृत्यु वास्तव में मुझसे संबंधित है। नकुल शॉ हंसा। उसने इसे स्वीकार कर लिया। हर कोई खुले मुंह से घूरने लगा। रहस्यवादी बर्फरानी, त्रिनेत्र संत और देवी मोनिका सभी स्तब्ध थे। उन्होंने आगे बढ़कर धक्का दिया था ताकि वे नकुल शॉ के दिल को बाधित कर सकें और सच्चाई जानने के लिए अधिक खामियां ढूंढ सकें। लेकिन नकुल शॉ ने बस इसे स्वीकार कर लिया। नकुल शॉ, तुम। जसवंत घबरा गया। क्या नकुल शॉ लौह रक्त संप्रदाय के परेशान होने से डर रहा था? क्या चल रहा है? कुलपति होंग अचानक नकुल शॉ को नहीं देख पाए। नकुल शॉ, मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई? किसने तुम्हारी मदद की? त्रिनेत्र संत की आंखें खून से लाल थीं क्योंकि उसने दहाड़ मारी। इस समय सबकी निगाहें नकुल शॉ पर पड़ीं। मदद? नकुल शॉ ने फुफकारा, मैं उन दोनों के लिए पर्याप्त से अधिक हूं। मुझे सहायकों की आवश्यकता क्यों होगी? क्या? हर किसी के दिल कांप गए क्योंकि उन्होंने नकुल शॉ को अविश्वास में देखा। असंभव। रहस्यवादी बर्फरानी ने अपना सिर हिलाया और ठंडक से हंसी। असंभव। यहाँ तक कि सामान्य आधा कदम मूल कोर क्षेत्र के विशेषज्ञ भी मेरे पिता के मुकाबले के नहीं हैं और पहले एल्डम मूल कोर क्षेत्र के तहत अतुलनीय हैं। त्रिनेत्र संत ने अपना सिर हिलाया। यहाँ के सभी विशेषज्ञ जानते थे कि गोल्डन सन परिवार के मुखिया और पहले एल्डर कितने मजबूत थे। यहाँ तक कि त्रिनेत्र संत को भी विश्वास नहीं था कि नकुल शॉ उन दोनों को हरा सकता है। उन्होंने अनुमान लगाया कि नकुल शॉ इससे संबंधित हो सकता है, लेकिन उसके पीछे निश्चित रूप से सहायक होंगे। नकुल शॉ, तुम्हें गोल्डन सन परिवार के मुखिया को मारने का क्या कारण था? कुलपति होंग ने आह भरी। नकुल शॉ, भले ही तुम वास्तव में दोषी थे, तुम्हें इसे स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं थी। सबूत के बिना रहस्यवादी बर्फरानी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। ये सरल है। वे मुझे मारना चाहते थे लेकिन वे इसके बजाय मेरे द्वारा मारे गए।
आप केवल उन्हें पर्याप्त मजबूत न होने के लिए दोष दे सकते हैं। नकुल शॉ ने जवाब दिया, इसका मतलब है कि तुमने उन्हें आत्मरक्षा में मारा। जसवंत चिल्लाया, आत्मरक्षा? लौह रक्त संप्रदाय में हर किसी के दिल उछल गए जबकि रहस्यवादी बर्फ रानी और कंपनी के भाव बदल गए। अगर यह सच था तो यह स्वीकार्य था, अगर उसने उन्हें नहीं मारा तो वह इसके बजाय मारा जाता। गोल्डन सन परिवार का एक मजबूत दावा नहीं होगा क्योंकि उन्होंने पहले नकुल शॉ की हत्या करने की योजना बनाई थी। नकुल शॉ, मेरे पिता तुम्हें क्यों मारेंगे? त्रिनेत्र संत गुस्से में आ गया। हे, क्या तुम्हें इसके बारे में सोचने की भी आवश्यकता है? नकुल शॉ हंसा और हर कोई समझ गया। नकुल शॉ ने त्रिनेत्र संत को हराया था और महाद्वीप की सबसे मजबूत नेत्र रक्तरेखा का खिताब ले लिया था। ये वास्तविकता थी। गोल्डन सन परिवार के मुखिया ने ईर्ष्या और घृणा से बाहर हमला किया था। ये सही है, नकुल शॉ सही है। नकुल शॉ के पास गोल्डन सन परिवार के मुखिया को मारने का कोई कारण नहीं है, लेकिन गोल्डन सन परिवार नकुल शॉ की मृत्यु चाहता होगा। कुलपति होंग हंसी के साथ दहाड़ पड़े और हवा को कांपने पर मजबूर कर दिया। हास्यास्पद, तुम्हारे पास क्या सबूत है? त्रिनेत्र संत लगभग खून का एक मुंह थूक दिया। अगर नकुल शॉ ने उन्हें आत्मरक्षा में मारा था तो सब कुछ स्वीकार्य होगा। यह नकुल शॉ और त्रिनेत्र संत के बीच एक समस्या बन जाएगी, जिसका मतलब था कि रहस्यवादी बर्फ रानी और दाऊ सार्वभौम बैयुन उसे बदला लेने में मदद नहीं कर सकते थे। कम से कम दाऊ सार्वभौम बैयुन उनके पक्ष में नहीं खड़े होंगे। सबूत? हाँ, 3 गवाह हैं। क्या उन्होंने गोल्डन सन परिवार के मुखिया को मेरा पीछा करते हुए नहीं देखा? नकुल शॉ ने मजाक उड़ाया और 3 गवाहों की ओर इशारा किया। गवाहों के चेहरों का रंग तुरंत ग्रे हो गया। अभी कुछ देर पहले उन्होंने गोल्डन सन परिवार के मुखिया और पहले एल्डर ने नकुल शॉ का कैसे पीछा किया था इसकी ओर इशारा किया। के त्रिनेत्र संत, अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो बेझिझक मेरे पास आओ। अध्याय 526, एक साथ खड़े लॉर्ड प्रोडिजी। के त्रिनेत्र संत, अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो बेझिझक मेरे पास आओ। नकुल शॉ ने मजाक उड़ाया। तुम टिल्ड। त्रिनेत्र संत इतना गुस्से में था कि उसका शरीर कांपने लगा और उसकी तीसरी आंख फड़कने लगी। जल्दबाजी मत करो, देवी मोनिका ने दांत पीस लिए क्योंकि उसने त्रिनेत्र संत को नियंत्रित किया। वास्तव में नकुल शॉ के लिए उसकी घृणा त्रिनेत्र संत से कम नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि त्रिनेत्र संत नकुल शॉ का मुकाबला नहीं कर सकता। भले ही वे टीम बना लें, फिर भी वे जीत नहीं सकते। अहंकारी, रहस्यवादी बर्फ रानी ने हवा में कराहते हुए कहा और उसकी मूल कोर क्षेत्र की मानसिक ऊर्जा का दबाव नीचे कुचला। उस पल में लौह रक्त संप्रदाय के पूरे उच्च पद ने सांस लेने की क्षमता खो दी। नकुल शॉ अचल खड़ा रहा क्योंकि उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने ठंडक से रहस्यवादी बर्फ रानी को घूरा बिना किसी कमजोरी के संकेत दिखाए। एकांतवास के 4 महीनों के बाद नकुल शॉ की शक्ति छलांग और सीमा से बढ़ गई थी। हालांकि वह एक सार्वभौम जितना मजबूत नहीं था, उसने विश्वास किया कि वह एक के खिलाफ असहाय नहीं होगा। इस लड़के की आत्मा इतनी मजबूत कब हुई? दाऊ सार्वभौम बैयुन गुप्त रूप से हैरान थे। रहस्यवादी बर्फ रानी ने भी स्पष्ट रूप से महसूस किया कि नकुल शॉ की आत्मा अत्यंत मजबूत थी और वह एक सार्वभौम के मानसिक ऊर्जा दबाव से नहीं डरता था। आत्मा सभी चेतना का स्रोत थी और इसे मजबूत करना अत्यंत मुश्किल था। आत्मा जितनी मजबूत होगी, किसी की मानसिक ऊर्जा शक्ति का बढ़ना उतना ही आसान होगा। नकुल शॉ के पास केवल एक ट्रू लॉर्ड रैंक की खेती थी, लेकिन उसकी आत्मा की शक्ति ने सबकी अपेक्षाओं को पार कर दिया था। पवित्र सच्चे ड्रैगन समागम से पहले नकुल शॉ की आत्मा इतनी मजबूत नहीं थी। रहस्यवादी बर्फ रानी का दिल हिल गया। रहस्यमय विरासत में प्रवेश करने के बाद नकुल शॉ की आत्मा और खेती दोनों नाटकीय रूप से बढ़ गई थीं। यहाँ तक सोचते हुए रहस्यवादी बर्फ रानी की आंखें आग जैसी हो गईं। वास्तव में त्रिनेत्र संत केवल एक कारण था जिसके लिए वह यहाँ थी। जिसने उसे वास्तव में हिलाया वह अज्ञात विरासत थी। श्वा, एक अचानक लाल लाल आकृति जो एक खूनी आभा विकिरण कर रही थी, उसने रहस्यवादी बर्फ रानी और नकुल शॉ के बीच खुद को डाल दिया। वह कुलपति होंग थे। रहस्यवादी बर्फ रानी, कुलपति होंग ने कहा, पुरानी पीढ़ी की एक सार्वभौम होने के नाते क्या तुम नकुल शॉ और त्रिनेत्र संत के बीच दखल देने जा रही हो? नकुल शॉ द्वारा गोल्डन सन परिवार के मुखिया को मारना केवल आत्मरक्षा के कारण था। रहस्यवादी बर्फ महल कब इतना अनरीजनेबल हो गया? कुलपति होंग ने वास्तव में अपनी कुछ शक्ति वापस पा ली है। रहस्यवादी बर्फ रानी का भाव थोड़ा बदल गया। अगर यह धार्मिकता नामक किसी चीज के मामले के लिए नहीं भी होता तो भी कुलपति होंग नकुल शॉ की रक्षा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करते।
नकुल शॉ पूरे महाद्वीप को देखते हुए भी एक दुर्लभ प्रोडिजी था और वह लौह रक्त संप्रदाय का हिस्सा था। स्वर्गीय युआन कबीला और रहस्यवादी बर्फ रानी भी यही काम करते अगर वे इस स्थिति में होते। मुझे बस लगता है कि यह थोड़ा संदिग्ध है। नकुल शॉ में गोल्डन सन परिवार के मुखिया और पहले एल्डर को मारने की शक्ति है। इसके अलावा शेंग मेरी देवी मोनिका का मंगेतर है। मुझे उसकी मदद करने की कोशिश करने में क्या गलत है? रहस्यवादी बर्फ रानी के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। देवी मोनिका का मंगेतर। कई लोग हैरान थे। हालांकि इसका उपयोग एक बहाने के रूप में किया जा सकता था, ये कुछ हद तक अनरीजनेबल था। आखिरकार गोल्डन सन परिवार के मुखिया ही थे जिन्होंने पहले हमला किया था। क्या तुम मेरी शक्ति पर संदेह कर रही हो? अगर तुम विश्वास नहीं करती तो तुम रहस्यवादी बर्फ महल से 2 आधा कदम मूल कोर क्षेत्र के विशेषज्ञों को मुझे आजमाने के लिए भेज सकती हो। नकुल शॉ ने अपने होंठ चाटे और उत्साहित लगा। ये सुनकर हर कोई चर्चा में टूट पड़ा। नकुल शॉ का अहंकारी स्वर सार्वभौम के प्रति अत्यंत अनादरपूर्ण था और कई लोगों ने उसकी क्षमताओं पर सवाल उठाया। हर किसी को विश्वास था कि उसके लिए एक सामान्य आधा कदम मूल कोर क्षेत्र को हराना संभव था, लेकिन उनमें से 2 को मारना बहुत ज्यादा था। इस लड़के का आत्मविश्वास कहाँ से आता है? क्या वह वास्तव में 2 आधा कदम मूल कोर क्षेत्र को मार सकता है? नकुल शॉ ने जो आत्मविश्वास प्रदर्शित किया उसने रहस्यवादी बर्फ रानी के पक्ष को स्तब्ध कर दिया। अगर वे विश्वास नहीं करते तो वे कोशिश कर सकते थे। नकुल शॉ को चुनौती से डर नहीं था, लेकिन रहस्यवादी बर्फ रानी और स्वर्गीय युआन कबीला 2 आधा कदम मूल कोर क्षेत्र के विशेषज्ञों के जीवन का उपयोग करके मजाक नहीं करेंगे। सब लोग। नकुल शॉ ने वास्तव में गोल्डन सन परिवार के मुखिया को मारा, लेकिन यह इन 2 के बीच एक व्यक्तिगत समस्या है। अगर कोई दखल देने की हिम्मत करता है तो मैं बस बैठकर नहीं देखूंगा। कुलपति हॉर्न की आवाज आई। रहस्यवादी बर्फ रानी का भाव बदल गया, लेकिन जल्द ही उसके पास एक योजना थी और उसने दाव सार्वभौम बेह्युन की ओर देखा। दाव सार्वभौम बेह्युन, तुम और मैं दोनों नकुल शॉ से सवाल करना चाहते हैं। टीम बनाकर उसे पकड़ क्यों नहीं लेते? दोनों ने एक दूसरे को देखा क्योंकि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय के साथ बातचीत की। दाव सार्वभौम बेह्युन ने गहराई से रहस्यवादी बर्फ रानी को देखा लेकिन तुरंत जवाब नहीं दिया। भले ही सच्चाई पहले ही बाहर आ गई थी, फिर भी रहस्यवादी बर्फ रानी नकुल शॉ से सवाल करना चाहती थी। इससे कोई उसके सच्चे इरादे को देख सकता था। रहस्यमय विरासत का सामना करते हुए यहाँ तक कि सार्वभौम भी रुचि रखते थे। ये स्पष्ट था कि रहस्यवादी बर्फ रानी का वास्तविक उद्देश्य सच्चाई नहीं था। दाव सार्वभौम बेह्युन पर रहस्यवादी बर्फ रानी की नज़र कुलपति हॉर्न से नहीं बची। लगता है कि रहस्यवादी बर्फ रानी बुरे इरादे से यहाँ है। कुलपति हॉर्न का दिल कांप गया। कुछ सांसों और एक दूसरे को देखने के बाद दाव सार्वभौम बेह्युन और रहस्यवादी बर्फ रानी की आकृतियां चमक उठीं। श्वा श्वा 2 विपरीत दिशाओं से नकुल शॉ और कुलपति हॉर्न की ओर बीच में आए। दाव सार्वभौम बेह्युन, इसका क्या मतलब है? कुलपति हॉर्न का भाव बदल गया। दाव सार्वभौम बेह्युन मुस्कुराए और एक शांत स्वर में बोले, मैं केवल तनुश्री शॉ कैसी है इसकी विशिष्टताएं जानना चाहता हूं और कुछ नहीं। रहस्यवादी बर्फ रानी के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। दाव सार्वभौम बेह्युन एक साथ काम करने के उसके प्रस्ताव को कैसे अस्वीकार कर सकते थे? एक तरफ लौह रक्त संप्रदाय था जो अभी उठा था और दूसरी तरफ 10 प्रमुख शक्तियों में से एक था। दाव सार्वभौम बेह्युन स्पष्ट रूप से बाद वाले की तुलना में पूर्व वाले को नाराज करना पसंद करेंगे। इसके अलावा वह नकुल शॉ से सवाल करना चाहते थे। इस स्थिति ने तुरंत लौह रक्त संप्रदाय के उच्च पद को युद्ध के लिए तैयार मानसिकता में डाल दिया। कुलपति हॉर्न और जसवंत के दिल जल रहे थे, लेकिन 2 सार्वभौम लौह रक्त संप्रदाय जो संभाल सकता था उससे अधिक थे। हालांकि नकुल शॉ खुद बिल्कुल भी घबराया नहीं। ठीक इसी क्षण एक भावहीन आवाज आई, नकुल शॉ और मेरे बीच लड़ाई में कोई दखल नहीं दे सकता। यह आवाज एक ठंडे काले बालों वाले युवक से आई। रूपेश। हर कोई थोड़ा स्तब्ध था। वे इस लॉर्ड प्रोडिजी के बारे में भूल गए थे। श्वा। रूपेश नकुल शॉ के बगल में प्रकट हुआ। रूपेश, तुम? नकुल शॉ को समझ नहीं आया। यह उसकी अपनी समस्या थी। रूपेश क्यों आ रहा था? जब तक हमारी लड़ाई नहीं हो जाती मैं तुम्हें किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दूंगा। नकुल शॉ के किसी भी दुश्मन को मुझसे गुजरना होगा। रूपेश नकुल शॉ के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। रूपेश 2 सार्वभौमों का सामना करने से बिल्कुल नहीं डरा। इसके विपरीत उसका खून उत्साह और लड़ाई के इरादे से उबल रहा था। अदृश्य लड़ाई का इरादा उसकी खेती की सीमा को पार कर गया। उस पल में 2 सार्वभौमों के दिल कांप गए।
खेती को अलग रखते हुए अकेले रूपेश से आने वाला लड़ाई का इरादा मूल कोर क्षेत्र में उन लोगों को भी हिला सकता था। भयानक, क्या ये पौराणिक बेजोड़ स्वर्ग युद्ध रक्तरेखा है? दो सार्वभौमों की आंखों में सतर्कता दिखाई दी। बेजोड़ स्वर्ग युद्ध रक्तरेखा निश्चित रूप से एक वर्जित किंवदंती थी और दो रूपेश के पिता और वरुण परिवार की पृष्ठभूमि से भी सतर्क थे। रूपेश, मुझे तुम्हारे शामिल होने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह मेरी समस्या है। मैं तुम्हें सामने कैसे खड़ा होने दे सकता हूँ? नकुल शॉ ने एक कदम आगे बढ़ाया। उस पल में उसकी भगवान की आध्यात्मिक आंख खुल गई और एक मानसिक ऊर्जा की आभा विकिरण हुई। ये कैसे संभव है? उसकी आंख इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? त्रिनेत्र संत की पवित्र नेत्र रक्तरेखा दबाव महसूस करने लगी। यहाँ तक कि दो सार्वभौम भी थोड़े स्तब्ध थे। नकुल शॉ की नेत्र रक्तरेखा शक्ति एक ऐसे स्तर तक पहुंच गई थी जहां वह मूल कोर क्षेत्र में उन लोगों को भी हिला सकती थी। नीली फूल महाद्वीप में ऐसे राक्षसी प्रतिभाशाली कब से थे? इस समय नकुल शॉ की मानसिक ऊर्जा और आत्मा के साथ साथ रूपेश का लड़ाई का इरादा एक गति बन गया जिसने मूल कोर क्षेत्र में उन लोगों को भी हैरान कर दिया। उन दोनों की आभाएं सार्वभौमों को हिला सकती थीं। पेंग 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 पेंग। मूल कोर क्षेत्र के तहत हर किसी ने महसूस किया कि उनके दिल कांप रहे हैं। पागल, दो लॉर्ड प्रोडिजी ने टीम बनाई और उनका प्रतिद्वंद्वी एक ट्रू लॉर्ड रैंक या एक आधा कदम मूल कोर क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं था, बल्कि एक सार्वभौम था जो महाद्वीप के शिखर पर खड़ा था। तुम्हारा सुझाव बुरा नहीं है। मेरी रक्तरेखा जलती हुई लगती है। रूपेश के चेहरे पर उत्साह दिखाई दिया। हालांकि वह अहंकारी था, वह जानता था कि अकेले एक सार्वभौम को हराने की उसकी संभावनाएं अत्यंत कम थीं। लेकिन अगर उसने नकुल शॉ के साथ टीम बनाई तो कुछ भी संभव था। स्थिति तुरंत बदल गई थी। रूपेश, जो मूल रूप से नकुल शॉ को चुनौती देना चाहता था, उसने इसके बजाय उसके साथ टीम बनाई थी और कुलपति हॉन्ग के साथ पीठ से पीठ मिलाकर खड़ा था। कुलपति हॉन्ग ने रहस्यवादी बर्फ रानी का सामना किया जबकि नकुल शॉ और रूपेश ने दाव सार्वभौम बेयुन का सामना किया। शायद वे वास्तव में ये कर सकते हैं। कुलपति हॉन्ग ने उनसे एक शक्तिशाली विश्वास महसूस किया। ऐसा था जैसे वे कुछ भी हासिल कर सकते थे। उनका आत्मविश्वास और गति में एक सार्वभौम को दबाने में सक्षम होने के संकेत भी थे। इन दो लॉर्ड प्रोडिजी को देखते हुए सभी तीन सार्वभौमों ने अचानक बुढ़ापा महसूस किया। एक युवक का गर्मजोशी से भरा लड़ाई का इरादा कुछ ऐसा था जो वे अब कभी नहीं रखेंगे। यह इस वजह से था कि नकुल शॉ और रूपेश लॉर्ड प्रोडिजी थे। जब सार्वभौम अपनी जवानी में थे तो शायद केवल वही लोग होंगे जो उन्हें देखते थे। शो कोटेड टेक्स्ट, अध्याय 527, सार्वभौम का समझौता। हवा में दाव सार्वभौम बेयुन और रहस्यवादी बर्फ रानी थोड़े स्तब्ध थे। किसी को भी दो लॉर्ड प्रोडिजी की ताकत या चमत्कार बनाने की उनकी क्षमता पर संदेह नहीं था। उनके वेग और लड़ाई के इरादे के विलय ने तीनों सार्वभौमों के दिलों को हिला दिया। शायद ये दोनों एक साथ वास्तव में एक सार्वभौम को चुनौती दे सकते हैं। जसवंत ने सोचा, भले ही तर्क ने उसे बताया कि जीतने की संभावना अत्यंत कम थी। कुलपति हॉन्ग की आंखें चमकीं और उन्होंने गर्मजोशी महसूस की, जैसे कि वह नकुल शॉ और रूपेश में अपने आप को देख रहे थे। हालांकि जब वह युवा थे तब भी वह नकुल शॉ या रूपेश जितने साहसी नहीं थे। एक सार्वभौम को चुनौती। कुलपति हॉन्ग उनके कार्यों से डर से कूद गए। वे बहुत साहसी थे, लेकिन उनसे विकिरण होने वाला लड़ाई का इरादा चौंकाने वाला था। एक सार्वभौम होने के नाते कुलपति हॉन्ग स्पष्ट रूप से ट्रू लॉर्ड रैंक और मूल कोर क्षेत्र के बीच अंतर जानते थे। कोई उस अंतर को देख सकता था जब एल्ड हत्या ने गोल्डन सन परिवार के मुखिया और पहले एल्ड को मारा था। हालांकि दर्जनों पीढ़ियों के शिखर पर खड़े लॉर्ड प्रोडिजी होने के नाते वे पहले से ही एक चमत्कार थे। हालांकि तर्क ने जीतने की बहुत संभावना नहीं बताई थी, कुलपति हॉन्ग ने उन पर विश्वास किया और अपेक्षा रखी। तुम दोनों को चीजों को सोचना होगा, कुलपति हॉन्ग ने गहरे अर्थ के साथ धीरे से कहा। नकुल शॉ और रूपेश हिले नहीं, लेकिन रहस्यवादी बर्फ रानी और दाव सार्वभौम बेयुन के भाव बदल गए। कुलपति हॉन्ग उनसे बात कर रहे थे। दो सार्वभौमों के भाव गंभीर होने लगे। उन्होंने नकुल शॉ और रूपेश के संयोजन को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। कुलपति हॉन्ग की तरह उन्हें वास्तव में विश्वास नहीं था कि दो अत्यधिक प्रोडिजी मिलकर एक सार्वभौम से लड़ने के लिए पर्याप्त होंगे, लेकिन नकुल शॉ और रूपेश का लड़ाई का इरादा उनके विचारों को चुनौती देता रहा। शायद वे वास्तव में ऐसा कर सकते थे। ये दो लॉर्ड प्रोडिजी थे जो दर्जनों पीढ़ियों से आगे निकल गए थे। यहाँ तक कि सार्वभौम भी उनकी क्षमताओं पर संदेह नहीं करते थे। नकुल शॉ, मैंने सुना है कि तुम और तनुश्री शॉ बचपन के दोस्त थे। तुम और मुझे आग और पानी जैसा क्यों होना चाहिए? दाव सार्वभौम बेयुन ने आह भरी क्योंकि उनकी आभा गायब हो गई।
लौह रक्त संप्रदाय से अधिकांश आकृतियों ने एक सांस छोड़ी, लेकिन वे उलझन में थे। कुलपति होंग और जसवंत ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। इस पल में एक सार्वभौम ने एक कदम पीछे ले लिया था। इस दाव सार्वभौम बइयुन ने वास्तव में पीछे हट गए। रहस्यवादी बर्फ रानी ने दांत पीस लिए। हालांकि दो अत्यधिक प्रोडिजी का सामना करते हुए उसके भी पीछे हटने के विचार थे। गति के मामले में दो लॉर्ड प्रोडिजी में एक सार्वभौम को दबाने के संकेत भी थे। कोई भी दो लॉर्ड प्रोडिजी का दुश्मन नहीं बनना चाहता था। किसी को पता होना चाहिए कि नकुल शॉ और रूपेश की वर्तमान उपलब्धियां स्कारलेट मून कुलपति और स्वॉर्ड सेंट पल्लव जब वे अपनी जवानी में थे तब भी पार कर गई थीं। अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो ये दो महाद्वीप के शासक बन जाएंगे। वे पुरानी पीढ़ी के सार्वभौम थे और इन दो युवकों को हराने में ज़्यादा गौरव नहीं होगा। इसके अलावा यह अत्यधिक संभावना थी कि वे अब से इन दो लॉर्ड प्रोडिजी के दुश्मन होंगे। और अगर वे ड्रॉ पर आ गए या हार भी गए, वे ऐसी स्थितियां थीं जिन्हें दो सार्वभौम सबसे ज़्यादा नहीं चाहते थे और उन्हें लगा कि एक या दूसरे के होने की कम से कम संभावना थी। इसका मतलब था कि अगर वे लड़ते हैं तो सार्वभौमों के साथ केवल बुरी चीज़ें ही हो सकती हैं, इसलिए यह कोई आश्चर्य नहीं था कि दाव सार्वभौम बइयुन पीछे हट जाएंगे। वरिष्ठ बइयुन, हम तनुश्री शॉ की स्थिति पर निजी तौर पर चर्चा कर सकते हैं। नकुल शॉ की नेत्र रक्तरेखा शक्ति को भी थोड़ा वापस ले लिया गया। कारण ये था कि उन्होंने पहले से ही इसके बारे में बात क्यों नहीं की थी। मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि सार्वभौम उच्च और शक्तिशाली कार्य कर रहा था। नकुल शॉ स्पष्ट रूप से उस रवैया के साथ उसके प्रति गर्म कार्य नहीं करेगा। हालांकि दो लॉर्ड प्रोडिजी के आत्मविश्वास का सामना करने के बाद दाव सार्वभौम बइयुन ने आखिरकार अपनी श्रेष्ठता को दूर कर दिया और बात करना चाहते थे। जरूर, मैं उस व्यक्ति को भी देखना चाहता हूं जिसकी तनुश्री शॉ प्रशंसा करती है। दाव सार्वभौम बइयुन गर्मजोशी से मुस्कुराए और सिर हिलाया। ये देखकर कि नकुल शॉ और दाव सार्वभौम बइयुन एक समझ पर आ गए, रहस्यवादी बर्फ रानी का भाव बदल गया। दाव सार्वभौम बइयुन, तुम वास्तव में उस पर विश्वास करते हो? भाग्य और खजाने के सामने कौन जानता है कि लोग क्या करने में सक्षम हैं। नकुल शॉ रहस्यमय विरासत से वापस आया और तुम्हारी शिष्या नहीं आई। तुम कैसे सुनिश्चित हो सकते हो कि उसने उसे नहीं मारा? रहस्यवादी बर्फ रानी मुस्कुराए। तुम्हारा क्या मतलब है? दाव सार्वभौम बइयुन का भाव जम गया और वह नाखुश थे। मुझे बस चिंता है कि तुम इस लड़के की एक तरफा कहानी से धोखा खाओगे। मेरा मानना है कि कुलपति होंग भी रहस्यमय विरासत में रुचि रखते हैं। हम सभी इसके रहस्यों को जान सकते हैं। रहस्यवादी बर्फ रानी का स्वर कठोर था। उसका और दाव सार्वभौम बइयुन का टीम बनाने का पूरा बिंदु अज्ञात विरासत के लिए था। अब जब उसे बाहर रखा जा रहा था तो वह स्पष्ट रूप से गुस्से में थी। दाव सार्वभौम बइयुन मदद नहीं कर सके लेकिन झिझके। वह रहस्यवादी बर्फ रानी और रहस्यवादी बर्फ महल को भी नाराज नहीं करना चाहते थे। इसके अलावा उन्होंने सोचा कि रहस्यवादी बर्फ रानी के शब्द बिना कारण के नहीं थे। अगर वरिष्ठ मुझ पर संदिग्ध हैं तो मैं अपना दिमाग बदलने और खुद को साबित करने के लिए बस 4 शब्द कहूंगा। नकुल शॉ पीछे नहीं हटे। कौन से 4 शब्द? तीनों सार्वभौम और अन्य सभी नकुल शॉ की ओर घूम गए। 10,000 प्राचीन, नकुल शॉ ने कहा, प्रत्येक शब्द पर जोर देते हुए। रुको रुको रुको, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। दाव सार्वभौम बइयुन का भाव नाटकीय रूप से बदल गया और उन्होंने तुरंत नकुल शॉ को रोक दिया। 10,000 प्राचीन नस्लें। नकुल शॉ को तीसरे शब्द के बाद रोक दिया गया। अन्य 2 सार्वभौम और विशेषज्ञ सोचने लगे, लेकिन वे बिल्कुल सुनिश्चित नहीं थे। चलो निजी तौर पर चर्चा करते हैं। दाव सार्वभौम बइयुन ने गहराई से नकुल शॉ को देखा। दाव सार्वभौम बइयुन और कबीले में एक और सार्वभौम ही तनुश्री शॉ की रक्तरेखा के बारे में जानते थे। यहाँ तक कि तनुश्री शॉ खुद भी इसके बारे में पहले नहीं जानती थी क्योंकि इसे दाव सार्वभौम बइयुन के दिल में छिपा कर रखा गया था। उन्होंने इस रहस्य को प्रकट करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि 10,000 प्राचीन नस्लें रक्तरेखा बहुत चौंकाने वाली थी। यहाँ तक कि स्वर्गीय युआन कबीला भी परिणामों को संभालने में सक्षम नहीं हो सकता है। श्वा नकुल शॉ और दाव सार्वभौम बइयुन एक हॉल में चमक गए। यह नकुल शॉ काफी दिलचस्प है। मैं उस दिन का इंतजार करता हूँ जब मैं उसके साथ लड़ूंगा। रूपेश ने उन्हें हॉल में गायब होते हुए देखा क्योंकि उसने एक रहस्यमय टोकन बाहर निकाला जो एक अज्ञात सनसनी के साथ चमकता था। इससे पहले कि आह भरी, दुर्भाग्य से मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। चलो चलते हैं। रहस्यवादी बर्फ रानी ने दांत पीस लिए और अत्यंत अनिच्छुक थी। वह जानती थी कि नकुल शॉ ने पहले ही दाव सार्वभौम बइयुन का विश्वास हासिल कर लिया था और उसे अज्ञात विरासत के रहस्यों में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अलविदा
कुलपति होंग ने भावहीन होकर कहा। जसवंत ने एक लंबी सांस छोड़ी। खतरा आखिरकार गुजर गया। दो सार्वभौमों में से एक ने नकुल शॉ के साथ शांति बनाई जबकि दूसरा गुस्से में चला गया। रूपेश, धन्यवाद, जसवंत ने मुस्कुराया और कहा। वह जानता था कि रूपेश की पृष्ठभूमि ने दाओ सार्वभौम बइयुन के पीछे हटने के फैसले में एक विशाल भूमिका निभाई। मैं लौह रक्त संप्रदाय की मदद नहीं कर रहा हूं, केवल नकुल शॉ की। रूपेश बिल्कुल भी सम्मानजनक नहीं था और जसवंत तुरंत अजीब महसूस करने लगा। हा, कुलपति होंग और कंपनी हंसने लगे। रूपेश ने जसवंत को कोई चेहरा नहीं दिया। इस समय नकुल शॉ और दाओ सार्वभौम बइयुन हॉल के भीतर थे जबकि बाकी सब बाहर इंतजार कर रहे थे। कुलपति होंग, जसवंत, रूपेश और कंपनी सभी रहस्यमय विरासत में रुचि रखते थे, लेकिन नकुल शॉ केवल दाओ सार्वभौम बइयुन के साथ रहस्यों को साझा करने को तैयार था। गुप्त बैठक, हॉल के भीतर, उद्धरण चिन्ह ... तुम कह रहे हो कि क्योंकि तनुश्री शॉ में 10,000 प्राचीन नस्लें रक्त रेखा है, उसे उस विरासत के उत्तराधिकारी बनने के लिए आत्मा द्वारा चुना गया था। दाओ सार्वभौम बइयुन आधे खुश और आधे चिंतित थे। नकुल शॉ ने कोई विशिष्टताएं प्रकट नहीं की, उन्होंने बस कुल स्थिति का सारांश दिया। तनुश्री शॉ ने नकुल शॉ से दाओ सार्वभौम बइयुन को बताने के लिए कहा था कि वह ठीक थी। बेशक, ये जानकर कि विरासत को 3-2 सितारा संप्रदायों द्वारा देखा जा रहा था, दाओ सार्वभौम बइयुन के बाल सीधे खड़े हो गए। मैंने नहीं सोचा था कि तनुश्री शॉ की स्थिति इतनी खतरनाक होगी। दाओ सार्वभौम बइयुन शांत होने में असमर्थ थे। मुझे उम्मीद है कि वरिष्ठ इसे गुप्त रखेंगे और किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताएंगे, वरना पूरे नीली फूल महाद्वीप पर आपदा आ सकती है। नकुल शॉ ने जोर दिया। दाओ सार्वभौम बइयुन का दिल कांप गया। ये रहस्य तनुश्री शॉ की 10,000 प्राचीन नस्लें रक्तरेखा के समान था और इसे प्रकट नहीं किया जा सकता था। अगर दाओ सार्वभौम बइयुन स्वर्गीय युआन कबीले में परेशानी नहीं लाना चाहते थे तो वह अपना मुंह बंद रखेंगे। बेशक, नकुल शॉ ने एक और बड़ा रहस्य बैंगनी संत टोकन के बारे में बात नहीं की। बैंगनी संत टोकन के साथ नकुल शॉ बैंगनी संत खंडहर के साथ बातचीत कर सकता था और यहां तक कि वहां वापस भी जा सकता था। परिणाम और आने वाली लड़ाई, दोनों थोड़ी देर बाद बाहर निकले। नकुल शॉ का भाव हमेशा की तरह समान था, लेकिन दाओ सार्वभौम बइयुन की भावनाएं अस्थिर थीं और वह हैरान लग रहे थे। हालांकि कुलपति होंग, जसवंत और कंपनी जिज्ञासु थे, उन्होंने नहीं पूछा। दाओ सार्वभौम बइयुन तुरंत नहीं गए। इसके बजाय वह पीछे रुके और स्वर्गीय युआन कबीले और लौह रक्त संप्रदाय के बीच एक गठबंधन के बारे में कुलपति होंग से बात की। कुलपति होंग अत्यंत आश्चर्यचकित थे। 10 प्रमुख शक्तियों में से एक होने के नाते स्वर्गीय युआन कबीले ने लौह रक्त संप्रदाय का सहयोगी बनने के लिए कहा। उसी समय अत्यधिक प्रोडिजी के बीच एक लड़ाई सामने आने वाली थी। सैकड़ों मील दूर एक पहाड़ पर। नकुल शॉ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। इस लड़ाई के बाद मैं नीली फूल महाद्वीप छोड़ दूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। अध्याय 528, बैंगनी विनाश का प्रकटन। लौह रक्त संप्रदाय के मुख्य मुख्यालय से कई 100 मील दूर स्थित एक पहाड़ पर। क्या ये शुरू होने वाला है? रूपक, नेहा और कंपनी ने उत्साह के साथ 2 आकृतियों को देखा। पहाड़ों के चारों ओर लौह रक्त संप्रदाय के उच्च पद के कई सदस्य थे, जिनमें उपकुलपति, संरक्षक, एल्डर और अध्याय प्रमुख शामिल थे। हर कोई शुरू होने वाली लड़ाई का इंतजार कर रहा था। श्वा 2 शक्तिशाली आभाएं पहाड़ के नीचे प्रकट हुईं जो आसपास के स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई का केंद्र लगती थीं। कुलपति, वरिष्ठ बइयुन। दर्शकों ने दबाव से अपने दिल भारी महसूस किए। 2 नए आगमन कुलपति होंग और दाओ सार्वभौम बइयुन थे। रूपक और कंपनी के दिल कांप गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि जूनियरों के बीच एक लड़ाई सार्वभौमों को भी विशेष रूप से देखने के लिए आने के लिए पर्याप्त होगी। ठीक इसी क्षण लड़ाई शुरू हुई। हमला करने वाला पहला रूपेश था, जिसने अपने क्लासिक मूव के साथ हमला किया। अद्वितीय, रूपेश की हथेली से मानसिक ऊर्जा इरादे का एक मजबूत उछाल आया। बूम, आकाश के माध्यम से एक आश्चर्यजनक प्रकाश चमका और यह अपने रास्ते में सब कुछ दबाने में सक्षम लगा। इस चाल के भीतर शामिल कानून और इरादा एक सार्वभौम के समान थे। नीचे दर्शकों के दिल कांप गए और उनके चेहरे लाल हो गए। बेशक, वह रूपेश ही है। उस स्तर की समझ के साथ उसके लिए 10 साल के भीतर एक सार्वभौम बनना असंभव नहीं है। कुलपति होंग और दाओ सार्वभौम बइयुन की आंखें चमक उठीं। उस हथेली के सामने नकुल शॉ अत्यंत छोटा था और उसका विरोध बेकार लगा। बेशक, ये सिर्फ हमले को देखने से एक भावना थी। नकुल शॉ की आत्मा शक्ति वास्तव में रूपेश से ज्यादा मजबूत थी। बर्फ आत्मा की आंख, बर्फ आत्मा शूटिंग लाइन।
नकुल शॉ की बाईं आंख बर्फ नीली हो गई क्योंकि उसने एक आधा पारदर्शी नीला प्रकाश निकाला। नीले प्रकाश ने एक हड्डी ठंडक विकिरण की जो रूपेश पर पड़ी। बूम! रूपेश का शरीर जम गया क्योंकि एक ठंडी सनसनी उसके पूरे शरीर में और यहाँ तक कि उसके मानसिक ऊर्जा आयाम में भी यात्रा कर गई। उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया और उसका हमला रुक गया। तोड़ो! रूपेश का लड़ाई का इरादा एक ब्लेड बन गया जिसने ठंड को टुकड़ों में काट दिया और बर्फ आत्मा शूटिंग लाइन से मानसिक ऊर्जा ठंडक को रूपेश द्वारा कुचल दिया गया। उसी समय पवन और बिजली का पंजा। नकुल शॉ ने अपना हाथ लहराया और एक विशाल पंजा जो एक मंद बैंगनी बिजली के साथ चमका रूपेश के हमले से टकराया। बाम टिल्ड 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 टिल्ड। बिजली और प्रकाश की किरण टकराए, विनाश की एक आभा जारी की। नकुल शॉ को झटका से कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया। वह चाल जिसने पवित्र सच्चे ड्रैगन समागम में सबको हरा दिया, उसे नकुल शॉ द्वारा अभी अभी संभाल लिया गया था। दर्शकों ने उभरी हुई आंखों से देखा। कोई भी नकुल शॉ के हालात पर नियंत्रण की तुलना नहीं कर सकता। जसवंत ने कहा, रूपेश का अपराध अत्यंत मजबूत था और केवल आधा कदम मूल कोर क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञ ही घायल हुए बिना उसके हमले को रोक सकते थे। हालांकि नकुल शॉ ने रूपेश को अपनी मर्जी से नहीं करने दिया। नकुल शॉ ने रूपेश के बचाव को कमजोर करने के लिए अपनी बर्फ आत्मा शूटिंग लाइन का उपयोग किया। इस समय रूपेश ने बर्फ आत्मा शूटिंग लाइन से प्रभाव को रोकने में अभी अभी कामयाब हुआ था। इससे पहले कि वह हमला भी कर पाता, पवन और बिजली की जंजीरें रूपेश को घेरने लगीं और उसकी गति को प्रतिबंधित कर दिया। इतनी तेज, हर कोई केवल एक नीले बालों वाले युवक को अचानक रूपेश के बगल में प्रकट होते हुए देख सकता था और उसकी गति को सीमित कर सकता था। रूपेश का भाव बदल गया। बिजली की सुन्न करने वाली सनसनी और हवा का दबाव ने उसे एक नुकसान में डाल दिया। अद्वितीय गुप्त तकनीक, अराजक नृत्य, वसंत और शरद ऋतु। रूपेश से प्रकाश की एक चमक विकिरण हुई और वह एक युद्ध देवता बन गया लगा क्योंकि उसने हर दिशा में छल्लों के साथ हमला किया। इस समय रूपेश के प्रत्येक और हर पंच और हथेली में एक शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा इरादा शामिल था। यहाँ तक कि नकुल शॉ भी रूपेश के इरादे के लगातार टकराने को रोक नहीं सका। अगर यह एक सामान्य शिखर ट्रू लॉर्ड रैंक होता तो रूपेश का इरादा एक या दो लहरों में टूट जाता क्योंकि रूपेश का इरादा एक सार्वभौम के समान था। क्रैक! रूपेश के चारों ओर पवन और बिजली की जंजीरें टूट गईं। वेंग टिल्ड टिल्ड। नकुल शॉ का भाव बदल गया। उसके हाथ में बिजली की एक गेंद संघनित होने लगी जो तब एक छोटी बैंगनी रोशनी के चारों ओर घूमने लगी। पवन बिजली बवंडर। पवन और बिजली की गेंद अचानक फैल गई, एक बवंडर बन गया जिसकी चौड़ाई 100 गज से अधिक थी। हु टिल्ड 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 टिल्ड। विशाल बवंडर ने एक विनाशकारी आभा जारी की जिसने रूपेश के अद्वितीय अराजक नृत्य, वसंत और शरद ऋतु को निगल लिया। कुछ सांसों के भीतर पहाड़ बवंडर द्वारा देवरा गया था। बूम! गड्ढे जो दर्जनों गज चौड़े थे वहां छोड़ दिए जाएंगे जहां भी बवंडर गया। सब लोग सावधान! लौ रक्त संप्रदाय के कुछ उच्च पद के सदस्य घबरा गए। सामान्य ट्रू स्पिरिट क्षेत्र मर जाएंगे अगर वे गलती से लड़ाई के कुछ हिस्से से टकरा गए। अद्वितीय गुप्त तकनीक, अराजक नृत्य, वसंत और शरद ऋतु। रूपेश एक युद्ध के देवता की तरह था क्योंकि उसने अपने चारों ओर सब कुछ सील कर दिया और नकुल शॉ द्वारा जारी किया गया बवंडर जल्द ही संभाल लिया गया। मैं उसे करीब नहीं आने दे सकता। नकुल शॉ का दिल कांप गया। रूपेश ने अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर दिया और नकुल शॉ के पास करीबी मुकाबले में कोई फायदा नहीं था। नकुल शॉ प्रकाश की एक धुंधली में बदल गया क्योंकि वह तुरंत 1 या 200 गज दूर खींच लिया गया। हालांकि रूपेश एक सामान्य प्रतिद्वंद्वी नहीं था और उसने तुरंत नकुल शॉ का पीछा किया। दुनिया में अद्वितीय, रूपेश ने एक शक्तिशाली आभा विकिरण की। वुश टिल्ड 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 टिल्ड। एक रहस्यमय ठंडी रोशनी ने अपने रास्ते में सब कुछ कुचल दिया। उस पल में यहाँ तक कि सूर्य और चंद्रमा भी इस हथेली के सामने अपना रंग खोते हुए लगे। दो सार्वभौमों के भाव थोड़े बदल गए। सभी दर्शकों ने महसूस किया कि उनके बाल खड़े हो गए हैं और उन्हें लगा जैसे इस झटके से एक देवता भी मर जाएगा। ये वही हमला था जिसका उपयोग गोल्डन सन पवित्र शहर में किया गया था, लेकिन अब शक्ति पहले की तुलना में 2 गुनी से अधिक थी। क्या शक्तिशाली वार! नकुल शॉ का दिल मंद रूप से कांप गया और वह मदद नहीं कर सका लेकिन एक गहरी सांस ली क्योंकि उसके हाथ में एक छोटा मंद बैंगनी कोर प्रकट हुआ जो आसपास की बिजली के साथ विलय हो गया। वह है। नीचे 2 सार्वभौमों ने एक अत्यंत विनाशकारी आभा महसूस की और उनके दिल उछल पड़े। छोटा बैंगनी कोर नकुल शॉ की बैंगनी रंग की बिजली थी और उसके चारों ओर आसमानी रंग की बिजली थी। जब इसकी आभा जारी हुई तो 10 मील के भीतर हर प्राणी शांत हो गया। बैंगनी विनाश, पवन बिजली विनाश।
नकुल शॉ की हथेली में मंद बैंगनी कोर आसमानी बिजली के साथ विलय हो गया और हमले को एक आसमानी और बैंगनी की किरण में बदल दिया। बूम टिल्ड 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 टिल्ड। दो हमले एक दूसरे को निगलने और नष्ट करने लगे। दर्शकों ने अपनी जीभ क्लिक की। वे अब उनकी आकृतियों को भी नहीं देख सकते थे। वे केवल एक ठंडी रोशनी और एक बैंगनी आसमानी बिजली को आपस में गूंथते हुए देख सकते थे। कई सांसों बाद विनाशकारी आभा फीकी पड़ गई। शू! रूपेश की आकृति हिल गई और उसके शरीर पर कुछ खूनी झुलसने के निशान छूट गए। उसी समय ठंडी प्रकाश की किरण नकुल शॉ पर आगे बढ़ी। बाम! हावी शक्ति ने नकुल शॉ को तुरंत उड़ा दिया क्योंकि उसके मुंह से खून निकला। नकुल शॉ के शरीर के ऊपर पानी की एक रहस्यमय लहर प्रकट हुई जिसने तुरंत उसके मंद घावों को ठीक कर दिया। पहाड़ के नीचे दर्शक अपनी सांस रोक रहे थे और शांत होने में असमर्थ थे। नकुल शॉ की बिजली में विनाश के कानून शामिल लगते हैं। कुलपति होंग और दाओ सार्वभौम बैयुन ने एक दूसरे को देखा, अत्यंत आश्चर्यचकित थे। उस हमले में विनाश की शक्ति मात्रा में अत्यंत छोटी थी, लेकिन इसने पहले ही दो सार्वभौमों को हैरान कर दिया। अगर कई गुना अधिक होता तो परिणाम अकल्पनीय होता। रूपेश की हथेली अभी अभी एक आधा कदम मूल कोर क्षेत्र को बुरी तरह घायल करने के लिए पर्याप्त थी। सौभाग्य से नकुल शॉ ने विनाश की उस शक्ति की खेती की है। जसवंत ने एक सांस छोड़ी। नकुल शॉ को वर्तमान में फायदा था, मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण कि उसकी रक्तरेखा ठीक करने में सक्षम थी और मंदचोटें तुरंत ठीक हो जाएंगी। इसलिए उस परिदृश्य में कि उनकी शक्ति लगभग समान थी, नकुल शॉ को फायदा था। पवन बिजली आंख की लौ। इससे पहले कि रूपेश हमला कर पाता, नकुल शॉ की बाईं आंख आसमानी हो गई और उसकी आंख से एक मंद बैंगनी लौ चमकी। वूश! एक आधा पारदर्शी आग जो विनाश की एक आभा विकिरण कर रही थी, हवा के माध्यम से सीटी बजाए और रूपेश पर पड़ी। रूपेश ने कराहते हुए कहा क्योंकि वह एक खतरनाक स्थिति में गिर गया। बैंगनी रंग की बिजली का उपयोग करके पवन बिजली आंख की लौ दागे जाने के बाद इसमें जीवन को नष्ट करने की क्षमता शामिल थी और इससे ठीक होना अत्यंत मुश्किल था। इसके अलावा यह आग आत्मा को भी नष्ट कर देगी। शो कोटेड टेक्स्ट।